आ जाओ धरातल पे आ जाओ। नहीं, अभी तो हम हवा में चल रहे हैं ना। ये हमें आरटी एक्ट पढ़ना है ना, और इस आरटी एक्ट को इस तरीके से पढ़ना है कि बाकी कोई चैप्टर से सवाल गलत हो जाए, आरटी एक्ट से सवाल गलत नहीं जाना चाहिए। और केवल इस एग्जाम में नहीं, कोई सा भी एग्जाम किसी का भी और आप पेपर लेके देखो ना, तो उसमें तुरंत आप बता पाओ कि ये आरटी एक्ट यार, तो ये क्वेश्चन क्यों गलत करके आया। ये क्षमताएं विकसित करने का उद्देश्य है अपना इस आरटी एक्ट को पढ़ने का। पीछे आपने आरटी एक्ट खूब पढ़ा है, इसलिए वो मुझे बेनिफिट मिल जाएगा, उसमें फ़ायदा मिल जाएगा। पीछे जो आरटी एक्ट 2009 पढ़ा है उसके लिए मुझे बहुत फ़ायदा मिल जाएगा कि आपने आरटी एक्ट 2009 पढ़ा है। याद भी है ना आपको? नहीं है क्या? देखो, एक जर्मनी में एक सिंगिंग की स्कूल चलती है। स्कूल मतलब कोचिंग चलती है। वो सिंगिंग सिखाता है, मतलब गाना गाना सिखाता है। उसकी जो फीस है ना, वो है 3 स्टेप में, 10,000, 15,000 और 20,000 गाना सिखाने की फीस है। अब मैं बताऊं कि 6 माह की, ये और लो, 6 माह की फीस है इतनी। अब वो 10,000 किससे लेता है? जिसको गाने के बारे में बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है, जो बिल्कुल नया है, फ्रेश है, बिल्कुल गाने के बारे में बिल्कुल जीरो जानता है, वो उससे लेता है 10,000। जो गाने के बारे में थोड़ा थोड़ा जानता है ना, उससे लेता है वो 15,000। और जो गाने के बारे में अपने आप में काफ़ी कुछ जानता है ना, वो कहता है कि बस मुझे तो थोड़ा सा ही सीखने की ज़रूरत है, उससे लेता है वो 20,000। अब आप मुझे पूछोगे ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि आपके पास बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है, इसका मतलब आपका बिल्कुल खाली है, उसमें भरना है केवल। क्योंकि सामने से वो वायरस नहीं आएंगे, वो विरोध नहीं आएंगे, वो सामने से जो लट लिए बैठे होते हैं ना कि पहले तो ये हुआ था, अब ये कैसे लिखा रहे हैं, वो अंदर से वो व्यक्ति, वो राक्षस नहीं निकलेंगे आपके अंदर से। 10,000। और जिसको थोड़ा बहुत नॉलेज है ना, उसको पहले इरेज करना पड़ेगा, इरेजर चलाना पड़ेगा, मतलब उसे मिटाना पड़ेगा। अब वो मिटाने के लिए उसे टाइम लगेगा, क्योंकि आपने जो चीज़ सीख ली है ना, वो चीज़ आप चाहे कुछ भी कहीं से भी कैसी भी सीखी गई है, मैं चाहे कितना ही अच्छा बताऊंगा ना आपको, फिर भी कितना ही प्रूफ दूंगा, फिर भी आपके दिमाग में रहेगा ना 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 ना, वही है जो हमने पहले पढ़ा है। इसका मतलब वो। और जिसने बहुत कुछ सीख रखा है ना, उसे तो बहुत माथाफोड़ी करनी पड़ती है, क्योंकि उसे तो पूरा का पूरा पहले भुलाया जाता है, पूरा का पूरा इरेज करना होता है, फिर उसको नए तरीके से सिखाया जाता है। तो मेरे ख्याल से मैं मान लूँ आपको कहाँ रखूँ, 20,000 में रखूँ या 15,000 में? नहीं, आरटी एक्ट के संबंध में, पहले वाले में, इसमें देखो, इसमें ऐसे नहीं है। आप तय करके दोगे मुझे पढ़ाते वक्त कि आप इसमें है क्या। यदि आप बीच में किसी प्रकार का कोई कमेंट करोगे, इसका मतलब है कि आप इनमें हैं, क्योंकि आपको कोई ना कोई नॉलेज तो है। 15 में रख ले ना। अब आप बहुत ध्यानपूर्वक मेरी बातों को समझेंगे। हम आज आरटी एक्ट की भूमिका बनाने जा रहे हैं। अभी आरटी एक्ट शुरू नहीं कर रहे हैं, पहले इसकी भूमिका बनाएंगे, इसका इतिहास देखेंगे, इसके इतिहास में क्या है। आरटी एक्ट में 2 शब्द काम में आते हैं। एक कौन सा आता है? निःशुल्क। और एक कौन सा आता है? अनिवार्य। बताइए इनमें से कौन सा शब्द बड़ा होगा? निःशुल्क या अनिवार्य? अनिवार्य। निःशुल्क कोई बड़ा नहीं है सरकार के लिए। शब्द कौन सा बड़ा होगा? अनिवार्य। अनिवार्य का मतलब यह होता है कि कोई भी इस पृथ्वी पर, कोई भी पृथ्वी मतलब भारत की भूमि पर, यदि कोई भी 6 से 14 वर्ष का बच्चा है, पहली बात तो यह ध्यान रखना है आरटी किसकी बात कर रहा है? 6 से 14 वर्ष की बात कर रहा है, उससे आगे के बच्चों की बात नहीं करनी है। यदि इस पृथ्वी पर, भारत की भूमि पर कोई भी बच्चा जो 6 से 14 वर्ष के बीच की आयु का है, वो शिक्षा से वंचित नहीं रहना चाहिए, चाहे उसकी कैसी भी परिस्थिति हो। परिस्थिति मतलब उसके घर में कोई कमाने वाला नहीं हो, उसके घर में शाम का चूल्हा तब जलता हो जब वो बच्चा दिन भर कमा के लाता है। सरकार को ये भी व्यवस्थाएं करनी पड़ेगी कि उसका घर चला, उसके घर में चूल्हा जला, लेकिन उस बच्चे को पढ़ा। ये जिम्मेदारी किसकी होती है अनिवार्य शिक्षा में? सरकार की। यदि सरकार ने यह अनिवार्य शिक्षा का अधिनियम बनाया, मतलब मौलिक शिक्षा का अधिकार दे दिया है, इसका मतलब ये हो गया कि सरकार की यह जिम्मेदारी हो गई कि बच्चे को स्कूल तक लाए। अब यदि उसके नज़दीक में स्कूल नहीं है तो स्कूल लगाओ, स्टाफ नहीं है तो स्टाफ लगाओ, यदि उसके बीच में रास्ते में नदी आ रही है तो पुल बनाओ, यदि उसके बीच में रास्ते में आवाजाही के साधन नहीं है तो आप उसके लिए साधन उपलब्ध करवाओ, यदि बीच में जंगल आ रहा है तो जंगल में आप उसे पार करवाने के लिए कोई ना कोई तरीका लाओ।
कैसे ही करो, बच्चे की कैसी भी परिस्थिति हो, किसी भी परिस्थिति में हर हाल में बच्चा पढ़ना चाहिए। एक भी बच्चा शिक्षा से वंचित नहीं रहना चाहिए। बच्चा ये कह रहा है ना कि मैं तो तब पढ़ूंगा जब मेरे नाम पर कम से कम 50 लाख रुपए की एफडी होगी, तो सरकार उसके साथ कैसे ही कन्विंस करे उस बच्चे को पढ़ाना है। नियम ये कहते हैं, कोर्ट ये कहता है, अधिनियम का मतलब ये होता है कि सरकार को उसे शिक्षा देनी है। अनिवार्य शब्द बहुत बड़ा होता है, अनिवार्य शब्द बड़ा होता है, मतलब प्रत्येक बच्चे को पढ़ाना सरकार के लिए मामूली खेल नहीं होता है। उसके बाद निःशुल्क तो एक छोटा सा शब्द है, सरकार ज्यादा से ज्यादा निःशुल्क का मतलब फीस नहीं लेगी, इससे ज्यादा और कोई बड़ा शब्द नहीं है। निःशुल्क, जब अनिवार्य शिक्षा लागू हो जाती है तो निःशुल्क आराम से लागू हो जाता है। लेकिन इस निःशुल्क का मतलब क्या होता है? केवल फीस नहीं लेगी, नहीं, यह निःशुल्क शब्द कह रहा है कि 6 से 14 वर्ष मतलब प्रारंभिक शिक्षा, मतलब एलिमेंट्री एजुकेशन, मतलब कक्षा 1 से 8, 8वीं पास करने तक बालक का शिक्षा के संबंध में एक भी रुपया खर्च नहीं होना चाहिए, एक सिंगल रुपया। चाहे वो शिक्षा लेने के लिए स्कूल आ रहा है, चाहे वो शिक्षा लेने के लिए कपड़े सिला रहा है, चाहे वो शिक्षा के लिए बैग ला रहा है, चाहे वो बोले शिक्षा के लिए किताबें ला रहा है, चाहे वो शिक्षा के लिए और कोई स्टेशनरी का सामान ला रहा है, चाहे शिक्षा के लिए वो खाना खा रहा है, चाहे भले ही वो स्कूल में बैठकर किसी प्रकार का कोई गेम खेल रहा है या शिक्षा के साथ साथ शारीरिक मानसिक विकास कर रहा है, किसी भी हाल में बच्चे का एक भी रुपया लगना नहीं चाहिए। इसे कहते हैं निःशुल्क। निःशुल्क मतलब केवल फीस छोड़ देना नहीं है। इसके लिए आपको बताओ तो सरकार फीस भी नहीं लेती है, सरकार उनको विद्यालय उपलब्ध करवा के देती है, वरना उनको किराया देती है। सरकार उनको आजकल किताबें तो पहले से ही निःशुल्क दी जा रही है, उनको आजकल सरकार कपड़े भी देने की योजना बना ली है। 1 से 8 तक इस RT एक्ट में देखो निःशुल्कता का दायरा बढ़ाया जा रहा है, उनको कपड़े भी, खाना भी उनको दिया जा रहा है उन बालकों को, और स्टेशनरी का सामान है। थोड़े दिनों में सारी सुविधाएं हो जाएगी, क्योंकि शिक्षा का पर हम GDP का कितना खर्च करने वाले हैं, 6% खर्च करने वाले हैं। इसका मतलब बहुत सारी चीज़ें बदलाव होने वाली है। बालकों के लिए शिक्षा निःशुल्क और अनिवार्य होगी। मुझे ऐसा लग रहा है कि अब बालकों को ये शिक्षा जो है ना ऑनलाइन हो गई है और ऑनलाइन पढ़वा रहे हैं, इसका मतलब है कि बालकों को एक एंड्रॉयड मोबाइल ला के भी सरकार देगी और उनमें नेट का रिचार्ज भी कौन करवाएगी? सरकार करवाएगी। किया जा रहा है ना वर्तमान में, अभी तो महिलाओं के लिए किया जा रहा है, लेकिन ध्यान रखें सरकार को ये चीज़ें करनी होगी। यदि उनके पास में मोबाइल नहीं है तो मोबाइल की व्यवस्था करो, उन्हें नेट की व्यवस्था दो। कुल मिला के दायरा एक साथ लागू नहीं होता है, लेकिन लागू होने में समय लगता है, लागू हो जाएगा। ये 2 शब्द है अपने पास, अनिवार्य और निःशुल्क। इसमें निःशुल्क शब्द बड़ा नहीं है, कौन सा शब्द बड़ा है? शिक्षा को अनिवार्य करना बड़ी बात है। क्या भारत ने शिक्षा को अनिवार्य 2009 में किया ना? नहीं, क्यों नहीं? क्यों किया? अधिनियम बनाया ना RT एक्ट 2009, निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम। मतलब भारत में शिक्षा को अनिवार्य कब किया गया है? 2009 में किया गया। 2009 से पहले भारत केवल प्रयास कर रहा था, उनको चैलेंज नहीं किया जा सकता था। कोई बच्चा कोर्ट में जाके ये नहीं कह सकता था कि मुझे अनिवार्य शिक्षा नहीं मिली, मुझे शिक्षा नहीं मिली है, मैं शिक्षा से वंचित हूँ, इसकी जिम्मेदार सरकार है, सरकार कोई जिम्मेदार नहीं है। लेकिन RT एक्ट 2009 बनने के बाद ये अधिनियम में लिख दिया गया है कि अब शिक्षा के लिए यदि कोई बच्चा वंचित रहता है, कोई भी बच्चा है, यदि भूखे नंगे पाँव से वो आराम से कोर्ट में जाके ये कहे ना कि मुझे शिक्षा नहीं मिली है, तो वो सरकार मुख्यमंत्री और मुख्य सचिव को कटघरे में खड़ा करते हैं, प्रधानमंत्री और कैबिनेट सचिव को लाके कटघरे में खड़ा करते हैं कि ये बच्चा बिना शिक्षा के वंचित कैसे रह गया, 6 से 14 वर्ष के बीच का है, वंचित कैसे रहा, जिम्मेदारी आपकी है। सरकार उन्हें कहेगी कि हम क्या करें, ये बच्चा तो हमारे सामने नहीं है। बोले सामने क्यों नहीं है? आप ऐसी योजना बनाओ, सर्वे करो। अच्छा, बच्चे के पास कमाने के लिए कोई साधन है नहीं, घर चलता नहीं है, बच्चे की माँ बीमार है, सेवा करता है। बोले सेवा करने के लिए आप उसे पालनहार में ले जाइए, आप कहीं भी ले जाइए, उसके लिए व्यवस्था कीजिए। बच्चा शिक्षा से वंचित नहीं रहना चाहिए। स्टूडेंट पढ़ने का मतलब पढ़ना ही चाहिए। तो अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम अपने पास में बनाया 2009 में। क्या सरकार ने इससे पहले कोई प्रयास किए क्या? सरकार ने कैसे भी कोई प्रयास नहीं, या फिर अचानक से अपने दिमाग में आई, महात्मा बुद्ध की तरह ज्ञान की प्राप्ति होगी सरकार को कि भाई 2009 में ये लो अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम लागू। क्या इससे पहले भी किया है प्रयास? हम देखो प्रारंभ से यदि इसके प्रयास देखें, इसके पीछे 100 साल पीछे चले जाएं, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में चले जाएं, तो भारत में सबसे पहले प्रयास और अनिवार्य शिक्षा की बातें कब सामने आई देखेंगे। एक सन है 1870, कब की चर्चा कर रहा हूं मैं? 1870। 1870 को एक दुनिया में घटना घटती है, भारत में नहीं घटती है, इंग्लैंड में। और इंग्लैंड में प्राथमिक शिक्षा को, किसकी बात कर रहा हूं मैं? प्राथमिक शिक्षा को अनिवार्य कर दिया गया। क्या फर्क पड़ा इससे भारत को? फर्क पड़ा, वो इसलिए पड़ा क्योंकि अपने यहां पर 1870 में शासन कौन कर रहा है? इंग्लैंड। इंग्लैंड केवल अपने यही शासन नहीं कर रहा है, इंग्लैंड के 20 से ज्यादा उपनिवेश थे, मतलब 20 से ज्यादा देशों पर शासन कर रहा था। इंग्लैंड एक बात का दावा किया करता था
कि मैं वही शासन अपने उपनिवेश में कर रहा हूं जैसा शासन मैं अपने मूल देश में कर रहा हूं। मतलब कानूनों से ही शासन मैं इंग्लैंड में कर रहा हूं तो कानूनों से ही शासन किस में कर रहा हूं, कानून के जरिए उपनिवेश में कर रहा हूं। इस इंग्लैंड का शासन इतना शानदार था कि भारतीय बुद्धिवादी लोग जितने भी थे, इंटेलेक्चुअल लोग जितने भी थे उस टाइम में, वो सब के सब बुद्धिवादी लोग इस इंग्लैंड के शासन से, इंग्लैंड की सरकार से बिल्कुल संतुष्ट थे, क्योंकि ये नियमों के तहत शासन करते थे, कानून के तहत शासन करते थे, सभ्य शासन किया करते थे। कैसा शासन? सभ्य शासन। मैंने बताया ना सभ्यता क्या चीज होती है, ये सभ्य शासन करते थे। अपनी तरह नहीं होते थे कि किसी ने किसी का हाथ तोड़ दिया, वापस लाओ चौराहे पर खड़ा करो और वापस उसका हाथ तोड़ो। अपने राजा कानून शासन ऐसे किया करते थे। किसी ने किसी को मार दिया तो वापस लाओ चौराहे पर उसे वापस मार दो। किसी ने किसी की आंख फोड़ दी, वापस आंख फोड़ो। ये खून के बदले खून वाली परंपरा इंग्लैंड ने बंद की। उन्होंने कहा मूर्खों, ठीक है गुस्से में आ गया, हाथ तोड़ दिया, इसकी सुनवाई कर लो। उसका इंटेंशन क्या था? हत्या के तरीके पे ध्यान मत दो, हत्या के उद्देश्य पे ध्यान दो। तरीके की बजाय उद्देश्य अपनाए उन्होंने कि इसका इंटेंशन क्या रहा होगा। यदि गलती से टूटा है या फिर मान लीजिए इसने कोई पत्थर फेंका होगा और गलती से उसकी खोपड़ी में लग गई होगी, इस वजह से मर गया होगा, तो उसका इंटेंशन क्या है, उसके बदले में सजा चेंज की जा सकती है। ये फांसी की सजा सबसे पहले देना बंद इन्होंने अंग्रेजों ने ही करवाया। कुल मिला के खून के बदले खून वाली परंपरा को बंद करवा दिया इंग्लैंड। अच्छा, खून के बदले खून की एक परंपरा ऐसे भी चलती थी अपने, यदि मैंने किसी का मर्डर कर दिया और राजा साहब के पास वापस मेरे को पेश किया जाए तो राजा साहब को और कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ इतना सा चाहिए कि एक आदमी को यहाँ मारना है, तो मैं कहता हूँ मैं किसी गरीब व्यक्ति को कुछ पैसे दूंगा और कहूँगा कि मेरी जगह तू खड़ा हो जा। राजा साहब कहते मुझे कुछ नहीं चाहिए, खून चाहिए। खून के बदले खून, वो व्यक्ति खड़ा हो जाता। उन्होंने कहा मूर्खों, लिचड़ो, इन गरीब लोग मारने के लिए क्या? जिसने अपराध किया है सजा उसी को मिलनी चाहिए। खून के बदले खून बंद करो, अंग भंग के बदले अंग भंग बंद करो, हत्या के तरीके की बजाय हत्या के उद्देश्य को लेकर आओ। तरीका कोई मायने नहीं रखता, हत्या का उद्देश्य क्या रहा, इंटेंशन क्या रहा, उस पर देखो। खैर, इंग्लैंड के शासन को अपने बुद्धिवादी लोग सही मान रहे हैं, सही मान रहे हैं। इसका मतलब सारा का सारा कार्य वैसे ही हो रहा है जैसे इंग्लैंड में विधि का शासन चला हुआ है। इंग्लैंड में प्राथमिक शिक्षा को अनिवार्य किया। अपने वाले बुद्धिवादी लोगों को इस बात का पता लग गया, इंटेलेक्चुअल लोग, और उन इंग्लैंड शासन सरकार के पास जाकर कह रहे हैं कि आप तो कह रहे हैं ना शासन वैसा का वैसा कर रहे हैं, हमारे यहाँ भी शिक्षा को अनिवार्य करो। शिक्षा की पहली बार मांग कब उठने लगी अनिवार्य करने की? 1870 में अपने यहाँ मांग उठने लगी। लेकिन ये मांग किसके सामने उठे? कोई ऑथेंटिक अपने पास में आयोग समिति नहीं थी। इंग्लैंड ने 1882 में भारत में, आपको बताओ तो ब्रिटिश सरकार ने एक कमीशन बिठाया था जिसका नाम था हंटर कमीशन। क्या नाम था? हंटर कमीशन। यदि आप इसके बारे में थोड़ा बहुत जानते हो तो मैं आपको बताऊं कि मिस्टर हंटर के नेतृत्व में 1882 में एक आयोग का गठन किया गया जिसका उद्देश्य था भारत में शिक्षा प्रणाली की व्यवस्था में सुधार करने हेतु सिफारिशें देना। जैसे अपने कोठारी आयोग बैठे उसी प्रकार से ये आयोग बैठा था 1882 में। वास्तविक रूप से इसे क्यों बिठाया गया? तो 1854 में एक आया था वुड डिस्पैच, नाम सुनाओ तो 1854 में वुड डिस्पैच। मिस्टर वुड के नेतृत्व में एक कमेटी बैठी थी, उसने घोषणा पत्र जारी किया था। उस वुड डिस्पैच में जो सिफारिशें थी, क्या वो भारत में किस स्तर तक लागू हुई है, कहाँ तक वो चीज़ें सफल हुई है, कहाँ तक वो चीज़ें असफल हुई है, उस बात की समीक्षा करने के लिए किसका गठन किया गया? हंटर आयोग का गठन किया गया। यह हंटर आयोग अलग अलग लोगों से ये राय जान रहा था, सुझाव जान रहा था, घूम रहा था, घूम घूम के देख रहा था कि भारत में शिक्षा का विकास कितना हो गया, वुड डिस्पैच की घोषणाओं को कितना लागू किया गया और आगे इसके संबंध में क्या करने की आवश्यकता है। मतलब आगे और सिफारिशें देनी है इसे। सर्वप्रथम भारतीयों ने अनिवार्य शिक्षा की जो मांग रखी थी वो किसके सामने रखी थी? इस हंटर कमीशन के सामने रखी थी। किससे प्रेरित हुए थे वो? 1870 में इंग्लैंड में जो शिक्षा को क्या किया गया था? प्राथमिक, अनिवार्य किया गया था प्राथमिक शिक्षा को। हंटर आयोग के सामने इन्होंने कहा कि हमारी शिक्षा को भी क्या कर दिया जाए? अनिवार्य कर दिया जाए। लेकिन हंटर आयोग ने यह कहते हुए उस सिफारिश को टाल दिया कि भारत में अभी ऐसी परिस्थितियां नहीं है, भाई सरकार के पास ऐसी परिस्थितियां मौजूद नहीं है, इतने संसाधन मौजूद नहीं है कि शिक्षा को अनिवार्य कर दे। और आप वास्तव में सोच के देखो 1882 में, 1870 में क्या भारत में ऐसी परिस्थितियां देखी 6 से 14 वर्ष के प्रत्येक बच्चे को शिक्षा दी जा सके? स्कूलें भी नहीं थी। स्कूलें मिलती थी एक यहाँ तो दूसरी मिलती थी 150 किलोमीटर दूर। भाई स्कूलें कहाँ थी? क्योंकि अपने यहाँ पर तो शासन करने वाले कौन लोग थे? अरे अंग्रेज तो बेचारे अब आए हैं, क्यों फालतू में अंग्रेजों को बदनाम कर रहे हैं? अंग्रेज तो आके स्कूल लेकर आए हैं अपने यहाँ। याद करके देखो, पहले तो अपने प्राचीन काल में तो और भी गुणवत्ता अच्छी थी, फिर मध्य काल में जब मुस्लिम आक्रमणकारी आए और अपने इधर रियासतों के राजा हुए,
इन राजाओं ने और मुस्लिम रियासतों ने मिलकर जो उन्होंने ये शिक्षा जो थी, वो शिक्षा कितना शानदार विकास किया होगा अपने सामने, क्योंकि स्पष्ट बंद कर दिया कि महिला तो शिक्षा लेनी नहीं चाहिए, महिला शिक्षा तो होती ही नहीं है। उनके ये दिमाग में आता था कि महिला शिक्षा तो है ही नहीं, स्कूल कुछ नहीं होती है, शिक्षा केवल धर्म की होती है। कुरान की शिक्षा दे दो, वेद पढ़ा दो उनको, और कुछ नहीं पढ़ाना है। और ऐसे लोग आ रहे थे जो दिल्ली में आके खड़े होकर तलवार बाहर निकाल रहे थे और कैसे कह रहे थे सबको मार दो, एक भी जिंदा नहीं रहना चाहिए। तो उस दौर में शिक्षा का कोई विकास ही नहीं हुआ। नाम सुना है ना आपने, किसका? अहमद शाह अब्दाली नाम सुना होगा आपने। अहमद शाह दुर्रानी कितना भयंकर रूप से अत्याचार कर रहा है, फिर भी हम उनको तो अपने हीरो कह रहे हैं, वो तो अपने हीरो है। अहमद शाह अब्दाली या दुर्रानी का नाम सुना होगा, वहाँ अपने पंजाब से आया था, मतलब आया तो पठानी था वो अफगानिस्तान से, लेकिन वो पंजाब से आया, पंजाब से वापस जा रहा तो लूट लाट के, कुछ नहीं थे, लुटेरे थे, केवल मन करता था तब लूटने आ जाते थे। और बिल्कुल सभ्य देश कौन सा लगता था उनको? भारत। उनको लगता था कि भारत आराम से लूटवा लेगा, भारत में कोई दिक्कत ही नहीं आएगी। वो भारत में आते थे, जैसे मोहम्मद गजनवी के बारे में हर बार कहता हूँ, मोहम्मद गजनवी भारत में आता था, कितनी बार आया? 17 बार। मुझे ऐसा लगता है कि जब दीपावली आती है उसे लगता है शॉपिंग करने जाना है, वो सीधा आता भारत, लूटता, इकट्ठा करता और वापस चला जाता। और कितने सैनिक लेके आता? 100, 200, 500 सैनिक, 100, 200, 500 सैनिक अपने साथ में लेकर आता, लूट के चला जाता। हम में से किसी की हिम्मत नहीं होती कि उसका सामना कर ले, अपने को ये लगता है यार वहां से आया है, इसका मतलब नहीं। और फिर दूसरी बात, हम सभ्य थे तो नहीं, हम ये सोचते थे कि यार दूसरों के लोगों के साथ अत्याचार नहीं करना चाहिए, यहाँ से आया अपना मेहमान है और मेहमान के साथ गलत नहीं होना चाहिए। ठीक है, मैं लूट रहा है, लूट लाने दो। हम लूट जाते थे, लेकिन कभी भी उनके साथ गलत नहीं करते थे। कारण ये था क्योंकि अपने दिमाग में अपनी मानसिकता सिर्फ इतनी थी। और उस समय की मानसिकता कैसे आती है? केवल और केवल शिक्षा से आती है। आदमी में सर्वांगीण जो विकास होता है ना, वो किससे होता है? एजुकेशन। बिना एजुकेशन के विकास नहीं। सब कुछ है यदि शिक्षा है तो, और शिक्षा नहीं है तो कुछ नहीं है। यदि शिक्षा है तो हम सभी में आगे चले जाएंगे, एजुकेशन नहीं है तो हम केवल एक चीज में आगे चले जाएंगे। शिक्षा है तो हम एक चीज में तो पीछे आएंगे, बाकी सभी चीजों में आगे चले जाएंगे, और वो है जनसंख्या। यदि आपके पास एजुकेशन है ना, एजुकेशन, तो आप हर चीज में आगे चले जाओगे सिवाय जनसंख्या को छोड़कर। यदि आपके पास शिक्षा नहीं है ना, तो सब चीजों में पीछे चला जाओगे सिवाय जनसंख्या को छोड़कर। तो ये आप हाल देख ही रहे हो, ये वर्तमान में ऐसे ही हाल हो रहे हैं। 1882 में हंटर कमीशन बना, इसके सामने मांग रखी, इसने ठुकरा दिया, ध्यान नहीं दिया। ये जो बुद्धिवादी लोग होते थे, नहीं केवल इनके पास नहीं बैठते थे, ये राजाओं के पास भी बैठते थे, रियासतों में बैठकर। अच्छा, राजाओं के पास बैठेंगे तो आपस में ये बातचीत भी करेंगे। जैसे मान लीजिए कोई बुद्धिवादी व्यक्ति है, हम ये मान ले कि रविंद्रनाथ टैगोर है, या फिर अपने दादा भाई नारोजी है, ऐसे ऐसे लोग जो बुद्धिवादी होते थे, इंटेलेक्चुअल लोग होते थे। ये लोग जाके इन राजाओं के पास बैठते तो कहते थे कि अच्छा आज कहाँ से आ रहे हो टैगोर साहब, आज कहाँ से आ रहे हो? वो कह रहे थे आज तो मैं हंटर से मिल के आया था, मिस्टर हंटर से। अच्छा, बोले क्यों मिल के आए? बोले उनको कहा रहे अपने यहाँ भी शिक्षा अनिवार्य कर दो। तो राजा कहते यार शिक्षा क्या होती है? बोले अरे शिक्षा मतलब पढ़ाना। अच्छा, अनिवार्य क्या होता है? बोले सबको पढ़ाना। हर बोले क्या बात करते हो, सबको थोड़ी पढ़ाया जाता है, तो केवल ब्राह्मण वर्ण को पढ़ाया जा सकता है, क्षत्रियों को पढ़ाया जा सकता है, शूद्रों को कोई पढ़ाया थोड़ी जाता है, और महिलाओं को कोई पढ़ाया थोड़ी जाता है। अरे उन्होंने फिर वो समझाते थे, बोले मूर्खों तुम तभी तो समझ नहीं रहे हो। मुझे मिस्टर हंटर ने कह के भेजा है कि पढ़ना सबको चाहिए। देखो इंग्लैंड में पढ़ा रहे हैं सबको, और इंग्लैंड में सबको पढ़ा रहे हैं, इसलिए आज 20 देशों पर राज कर रहा है इंग्लैंड, क्योंकि वो पढ़े लिखे हैं, उनकी सोच थोड़ी सी अपने से आगे जाती है। कुछ राजाओं के समझ में आई, और पहली बार जिस राजा के समझ में आई वो आई थी मराठों के। किसके समझ में आई? मराठों के। महाराष्ट्र क्षेत्र में, गुजरात क्षेत्र में जहां मराठे थे ना, उन मराठों ने अपने स्तर पर प्रयास किए थे, और अपने अपने रियासतों में उन्होंने शिक्षा को अनिवार्य कर दिया था। कहा था कि शिक्षा अनिवार्य। शिक्षा अनिवार्य का मतलब ये नहीं था कि वो पकड़ पकड़ के सबको पढ़ाएंगे, लेकिन उसका मतलब ये था कि एक तो शिक्षा का द्वार सबके लिए खोल दिया। अब कोई भी ब्राह्मण क्षत्रिय वैसे कुछ नहीं था, जो मर्जी आए ना वो पढ़ सकता है, और सबके सब पढ़े भले बालक, और सबके लिए निःशुल्क कर दी। बोले किसी भी से भी कोई शिक्षा नहीं ली जाएगी, राजा गुरुकुल द्वार मतलब पाठशालाएं खोलेगा। और ये पहली बार मराठों ने किया था भारत में। किसने किया था? मराठों ने। यदि पहली बार देखें तो लगभग 1893 के आसपास बड़ौदा, कहाँ पर है? गुजरात में। बड़ौदा रियासत में एक तालुका होता है अमरेली तालुका। कौन सा तालुका? अमरेली तालुका। तालुका मतलब जैसे एक प्रशासनिक इकाई, जैसे वर्तमान में हम तहसील कहते हैं, तो अमरेली तालुका।
इस अमरेली तालुका में बड़ौदा रियासत का शासक था सियाजी राव गायकवाड़। क्या नाम था? सियाजी राव गायकवाड़। ये सियाजी राव गायकवाड़ महोदय ने सर्वप्रथम इस अमरेली तालुका में शिक्षा को अनिवार्य किया था 1893। अब देखो ये सन ऑथेंटिक नहीं है, ये सने जो है ना ये ऑथेंटिक इसलिए नहीं है क्योंकि कई बार ये सन अलग अलग मिलती है, लेकिन अपने को ध्यान ये रखना है कि पहली बार शिक्षा को अनिवार्य करने वाला व्यक्ति कौन था? सियाजी राव गायकवाड़। कौन सी जगह? बड़ौदा में। कहाँ पर? गुजरात में। कौन से तालुका में? अमरेली तालुका। इसके बाद एक सन मिलती है लगभग 1902 में। 1902 में कोल्हापुर में, किस जगह? कोल्हापुर। कोल्हापुर महाराष्ट्र में। कोल्हापुर किसका कार्यालय था? मराठों में से। मराठे बाद में 5 भागों में बंटे थे अलग अलग। पहले तो मराठे एक ही थे, मराठा मतलब शिवाजी था, तब तक तो शिवाजी ही था। उसके बाद उसकी शाखाएं 5 भागों में बटी थी, ये गायकवाड़, भोसले वगैरह, ये अलग अलग थे। ये जो मराठे थे ना, मूल जो छत्रपति थे, मूल छत्रपति जिसे छत्रपति कहते थे, जैसे मराठे मूल मराठे थे, उन मराठों को जो हेड ऑफिस दिया गया था ना, वो कहाँ दिया गया था? कोल्हापुर में दिया गया। इसका मतलब यहाँ कोल्हापुर महाराष्ट्र में एक छत्रपति थे अपने, और छत्रपति का नाम था साहूजी। क्या नाम था? शिवाजी के बेटे नहीं है, शिवाजी के बेटे तो कभी भी चल बसे थे। साहूजी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड इस प्रकार से होते थे। उन साहूजी ने अपने महाराष्ट्र क्षेत्र में भी शिक्षा को क्या कर दिया था? अनिवार्य। कुल मिला के इतना ध्यान रखना है कि सबसे पहली बार शिक्षा भारत में अनिवार्य की गई किस राजा के? बड़ौदा रियासत में। और किस जाति के? तो मराठों ने। किसने किए? मराठों ने महाराष्ट्र क्षेत्र में किए। ये तो केवल और केवल प्रयास हो रहे हैं, ये प्रयास ऑथेंटिक और कानूनी प्रयास नहीं है। भारत में पहली बार अनिवार्य शिक्षा को कानूनी रूप से लागू करने के लिए जो प्रयास हुए ना, वो कब हुए हैं? 1910 में। 1910 में एक व्यक्ति था जिसका नाम था गोपाल कृष्ण गोखले। जानते हो आप? गोपाल कृष्ण गोखले ने एक अनिवार्य शिक्षा का बिल बनाया। क्या बनाया? अनिवार्य शिक्षा का बिल का मतलब होता है प्रस्ताव, विधेयक जिसे कहते हैं। एक प्रस्ताव बनाया जिस बिल को नाम दिया जाता है गोखले बिल। क्या नाम दिया जाता है? गोखले बिल। गोखले ने बनाया इसलिए नाम क्या दे दिया गया? गोखले बिल। और इस गोखले बिल को बना के उन्होंने प्रस्तावित किया, मतलब उसे रखा किस जगह? अपनी अलमारी में नहीं रखा है, केंद्रीय विधान परिषद में। किस जगह रखा है? यह केंद्रीय विधान परिषद में सिर्फ इतना समझा सकता हूं कि तत्कालीन संसद थी, भारत की तत्कालीन संसद क्या बात करती थी? केंद्रीय विधान परिषद। इस केंद्रीय विधान परिषद में किसको रखा? गोखले बिल को। मतलब आप सोच के देखो, जिस प्रकार का अनिवार्य शिक्षा का बिल हमने राज्यसभा में रखा था ना 2009 में, उस प्रकार का बिल भारत में शिक्षा को अनिवार्य करने के लिए कब रखा जा चुका है? 1910 में। मतलब आज से कितने साल पहले? 100 साल पहले गोखले जी ने कहा था कि इस बिल, अनिवार्य शिक्षा का बिल है, इसे पारित कर दिया जाए। लेकिन उस समय यह केंद्रीय विधान परिषद में पारित नहीं हो पाया था, रख दिया गया था, लेकिन यह बिल पारित नहीं हो पाया। पारित नहीं हो पाया इसका मतलब अधिनियम नहीं बना था। देखो एक बात तो मैं आपको कहूँगा, फिर मुझे ऐसा लगता है, हम कहते हैं अंग्रेजों को चाहे कितनी गालियाँ दे, अंग्रेजों के काल में हमने 1910 में एक बिल रखा, ये बिल पारित नहीं हुआ। आज़ादी के बाद 1947 के बाद तो अपने अंग्रेज नहीं थे ना। यदि हम इतने भले होते और अंग्रेज इतने बुरे होते तो हम तुरंत 1947 के बाद जैसे ही संविधान लागू हुआ, क्या हम अनिवार्य शिक्षा का बिल पारित नहीं कर सकते थे क्या? आज कितने वर्ष हो गए आज़ाद हुए हुए? लगभग 65 वर्ष बाद में जाकर हमसे शिक्षा अनिवार्य हुई है। और हम उम्मीद कर रहे थे अंग्रेजों से। अंग्रेजों ने जब ये बिल कैंसिल किया ना, तो कहा कि अंग्रेज बहुत बुरे हैं और उन्होंने बिल को क्या कर दिया है? कैंसिल कर दिया। जबकि अंग्रेज क्या करे, परिस्थितियां ऐसी थी इस समय। भाई कोई भी विकास जो होना है ना, वो विकास किसके अनुसार होना है? समय और परिस्थितियों और संसाधनों के अनुसार होना है। हम ये नहीं कह सकते कि 5G 1947 में क्यों नहीं आया, और ये कतई दावा नहीं कर सकते कि सरकार यदि कोई दूसरी होती तो 1960 में 5G आ जाता। ये टेक्नोलॉजी, ये संसाधन, ये समय, ये परिवर्तन, ये सब टाइम के साथ में चलता है। ये समय के साथ चला, केंद्रीय विधान परिषद में पारित नहीं हुआ। फिर भी मैं आपको अंग्रेजों की एक अच्छी बात बताऊंगा। 1917 में एक व्यक्ति का नाम था विठल भाई पटेल। विठल भाई पटेल।
मैं तो इस बात से ही खुश हो रहा, कम से कम अंग्रेजी इतना सिखा के गए ना कि बिल होता है, अपने को ये तो सिखा के गए ना कि अधिनियम होता है, संसद होती है, इतना तो सिखाया अपने को। नहीं तो अपने तो कोई संसद, कोई अधिनियम, कोई बिल नहीं होता था, केवल हुक्म होता था। किसका? राजा का। राजा ने जैसा कह दिया वैसा, वो अधिनियम भी उसमें ही है और विधेयक भी उसमें ही है, दोनों चीजें उसमें ही है। विठल भाई पटेल, अच्छा विठल भाई पटेल ने, ये गुजरात के थे ना, इन्होंने बॉम्बे प्रांत की विधान परिषद में, किसमें? बॉम्बे प्रांत। बॉम्बे प्रांत का मतलब है उस समय जो ब्रिटिश कालीन भारत था उसमें कई प्रांत थे, मतलब कई राज्य थे, उनमें से एक राज्य था बॉम्बे। इस बॉम्बे प्रांत की विधान परिषद में विठल भाई पटेल ने अनिवार्य शिक्षा का एक बिल बना के रखा जिसे कहते हैं पटेल एक्ट। क्या कहते हैं? और केवल रखा नहीं है, उसे बॉम्बे प्रांत ने क्या कर दिया है? पारित। इसका मतलब बॉम्बे प्रांत में 1917 में शिक्षा को क्या कर दिया गया है? अनिवार्य कर दिया गया है, केवल बॉम्बे प्रांत में। हाँ, अंग्रेजों ने कहा ये बात मान सकते हैं, बॉम्बे प्रांत के लिए हम अनिवार्य शिक्षा को लागू कर सकते हैं। और अनिवार्य शिक्षा को लागू कब कर दिया था? 1917 में। और इसके बाद जब आज़ाद हो गए हम, उसके बाद ये वापस समाप्त हो गया मामला आज़ादी के बाद। और अब आया 2009 में। मुझे बताओ इन दोनों में से इस गोखले बिल को या फिर गोपाल कृष्ण गोखले को हम आरटी का जन्मदाता नहीं कह सकते हैं क्या? आरटी सबसे पहले कौन, आरटी की बात किसने रखी है? नियमानुसार इसने ही रखी है, इसलिए इसे कहते हैं आरटी का जन्मदाता। फिर बीच में अपने कूद पड़े, कौन कूद पड़े? महात्मा गांधी जी। वो जैसे आपने गीत सुना होगा, चुटकी कूद पड़ी डीजे पर, वैसे ये गांधी जी कूद पड़े 1937 में। अरे वो ठीक है, देखो कालिया में वो फीलिंग नहीं आती जो चुटकी में आ रही है, वो भी तो जरूरी है ना। 1937 में महात्मा गांधी जी ने एक सम्मेलन हो रहा था, कौन सा? वर्धा सम्मेलन। अरे इधर आ जाओ, सम्मेलन करो अपने। कौन सा सम्मेलन है? वर्धा सम्मेलन। कहाँ पर है? वर्धा महाराष्ट्र में। वर्धा महाराष्ट्र में सम्मेलन में महात्मा गांधी जी ने बोलते हुए एक नई प्रकार की शिक्षा की अवधारणा लोगों के सामने रख दी। कौन सी शिक्षा थी? मौलिक, या जिसे कहते हैं बुनियादी, या जिसे कहते हैं बेसिक। क्या कहते हैं? बेसिक शिक्षा। ये जो बेसिक शिक्षा की कॉन्सेप्ट महात्मा गांधी जी ने दी, इसे जाकिर हुसैन ने, किसने? जाकिर हुसैन महोदय ने इसे कहा कि ये नई तालीम है। क्या है? नई मतलब न्यू, और तालीम मतलब एजुकेशन यानी शिक्षा। नई तालीम है, मौलिक, बुनियादी या बेसिक शिक्षा की बात सर्वप्रथम किसने की? महात्मा गांधी जी ने। इस शिक्षा की कॉन्सेप्ट में इतना दम है, इस शिक्षा के कॉन्सेप्ट में, कि इस शिक्षा को हम आज तक लागू कर रहे हैं। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति में केवल क्वालिटी एजुकेशन और महात्मा गांधी की मौलिक शिक्षा को ध्यान में रखा गया है। आज तक हम इस शिक्षा को लागू करने का प्रयास कर रहे हैं। इतना अच्छा कॉन्सेप्ट है ये महात्मा गांधी का, मौलिक या बुनियादी या बेसिक शिक्षा का। इसमें महात्मा गांधी जी की इस मौलिक शिक्षा को समझने के लिए मैं आपको 3 बातें बता रहा हूँ, ये ध्यान रखनी है। महात्मा गांधी जी ने कहा कि ये जो शिक्षा है ना, ये कितने वर्ष की देनी चाहिए? 7 वर्ष की देनी चाहिए। स्कूली शिक्षा कितने वर्ष की दो आप? 7 वर्ष तक दो। अंग्रेजों ने कहा कि 7 वर्ष तक बालकों को पढ़ाओ। वर्तमान में कितना दे रहे हैं हम? 15 वर्ष। स्कूली शिक्षा नई शिक्षा नीति के अनुसार कितने वर्ष दे रहे हैं? 15 वर्ष। तब गांधी जी ने कितनी मांग की थी? 7। अपने को लग रहा है यार कि ये क्या मांग कर ली है, लेकिन याद करके देखो, जब शिक्षा का नामो निशान ही नहीं हो इस पृथ्वी पर, तब यदि कोई व्यक्ति ऐसे कहे कि 7 वर्ष तक लगातार बालक को पढ़ाओ, तो बहुत बड़ी बात थी। आज यदि गांधी जी ऊपर बैठे बैठे देख रहे हैं ना, अपने को तो बड़े खुश हो रहे होंगे कि नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति लाए हैं और देखो 15 वर्ष की शिक्षा दे रहे हैं। कितने खुश होंगे वो गांधी जी। और गांधी जी को हम कहना चाहेंगे कि गांधी जी तुम टेंशन मत लो, आपने 7 का कहा था, हम कितने दे रहे हैं? 15 वर्ष तक स्कूली शिक्षा दे रहे हैं। फिर गांधी जी ने दूसरी बात कही कि बच्चे को कौन सी भाषा में शिक्षा दो? मातृभाषा में शिक्षा दो। खुद तो अंग्रेजी पढ़ के आए थे, अपने को कह रहे हैं मातृभाषा में दो। लेकिन क्या रहा होगा इनका विचार? इसमें कहा होगा कि बच्चा मातृभाषा में कॉन्सेप्ट को बहुत जल्दी समझता है और वास्तव में समझता है। इसीलिए नई शिक्षा नीति में कहा गया कि बच्चे में यदि बुनियादी साक्षरता और संख्यात्मक कौशल लाना है तो अपनी भाषा में सिखाओ उसे, वो कॉन्सेप्ट को बहुत जल्दी पकड़ लेगा, बहुत जल्दी समझ लेगा। फिर तीसरी बात इसमें कही कि कौन सी शिक्षा देनी चाहिए?
हस्तशिल्प की शिक्षा देनी चाहिए। किसकी शिक्षा देनी चाहिए? मतलब बालक को ऐसी शिक्षा दे दो कि स्कूली शिक्षा पूरी होने के बाद वो बालक देश के उत्पादन में अपना हिस्सा बन जाए। उत्पादन मतलब कोई ना कोई हाथ से ऐसी वस्तु का निर्माण करे वो, ताकि देश के उत्पादन में काम आ सके, देश के उत्पादन में भागीदार बन सके, देश में विकास में भागीदार बन सके। तो ये हस्तशिल्प की शिक्षा और वो कमा कर खा सके, इन 3 बातों की चर्चा की। यदि आपको मौलिक शिक्षा या बुनियादी या बेसिक शिक्षा की और जानकारी चाहिए तो आपको मैं एक तरीका बताता हूं। अभी मैं यहां इतनी बताऊंगा। मौलिक शिक्षा के संबंध में आपने एक विद्वान व्यक्ति का नाम सुना है क्या? डॉक्टर जितेंद्र सोनी? नहीं सुना? मैं बताऊं। उत्कर्ष पूर्व छात्र परिषद के अध्यक्ष है डॉक्टर जितेंद्र सोनी, और वर्तमान में कलेक्टर है शायद अलवर के। अलवर के पहले थे, पहले नागौर के रहे हैं, झालावाड़ के, 1-2 जगह के रहे हैं अलग अलग। कलेक्टर है, उत्कर्ष के स्टूडेंट रहे हुए हैं, और आप ही की तरह टेबलों पे बैठ के शिक्षा लिया करते थे, ग्रहण किया करते थे इन टेबलों पे बैठ के। इसका मतलब है कि वो आज उत्कर्ष पूर्व छात्र के अध्यक्ष है। उन्होंने पिछले दिनों एक किताब लिखी, एक किताब पब्लिश की, जिस किताब का नाम था भणाईरो मार्ग। भणाईरो मार्ग, मारवाड़ी में भणाई कहते हैं पढ़ने को। किसको कहते हैं? पढ़ने को, मतलब पढ़ने का रास्ता बताया। उस किताब में महात्मा गांधी जी ने आज तक जितने भी बेसिक या मौलिक शिक्षा पर लेख लिखे, वो लेख महात्मा गांधी जी जितने भी लेख प्रकाशित हुए हैं ना, सब लेखों को इकट्ठा करके उनका अपनी राजस्थानी यानी मारवाड़ी भाषा में अनुवाद किया गया है। तो आप मास्टर बनने के बाद इस बेसिक शिक्षा को यदि आपको समझना है तो उस किताब को मारवाड़ी भाषा में आराम से पढ़ लेना। ये सारे के सारे मौलिक शिक्षा है, बुनियादी शिक्षा पर लिखी गई किताब है। और वर्धा सम्मेलन में महात्मा गांधी ने इस बुनियादी शिक्षा की क्या की थी? चर्चा की थी। बात समझ में आ जाएगी? एक बार इन 2-3 बातों को लिखते हैं, फिर देश को आजाद करवा के प्रयास करवाते हैं। ज्यादा चीजें लिखनी नहीं है, लिखने में शॉर्ट ही लिखना है। आरटी एक्ट 2009, नहीं ये, हाँ भाई, जिसने भी ये सवाल पूछा है ना, उसके लिए ये है कि अपने पर्सनल प्रॉपर्टी में से वो नहीं जाने देंगे, कोई शिकायत नहीं कर सकते आप। जिसने भी ये सवाल पूछा है उसके लिए किसी प्रकार की कोई शिकायत नहीं कर सकते। लिखो, देखो इन्होंने लिखा है हमारे हनुमानगढ़ से हैं सोनी सर, बहुत अच्छी बात है। मैं लिखवा दूं, बोल के लिखवा दूं मैं, ठीक रहेगा? हाँ देखो, इधर तो यही तरीका अपनाना है। पहली सन लिखनी है 1870, इसमें लिखो 1870 में लिखो, इंग्लैंड में प्राथमिक शिक्षा को अनिवार्य किया गया। इंग्लैंड में प्राथमिक शिक्षा को अनिवार्य किया गया। इंग्लैंड में प्राथमिक शिक्षा को अनिवार्य किया गया। अगली सन लिखी 1882। 1882 भारतीयों ने हंटर कमीशन के सामने, भारतीयों ने हंटर कमीशन के सामने, भारतीयों ने हंटर कमीशन के सामने सर्वप्रथम शिक्षा को अनिवार्य करने की, सर्वप्रथम शिक्षा को अनिवार्य करने की मांग रखी। अनिवार्य करने की मांग रखी। फिर लिख लो 1893। ये देखो 1893 से लेकर 1906 तक कई संसदकें मैंने इसके बीच में,
तो इस सन पर नहीं जाना है अपने, तो इस व्यक्ति का ध्यान रखना है। बड़ौदा में सियाजीराव गायकवाड़ 1893। इसमें लिखो बड़ौदा रियासत, बड़ौदा रियासत है कहां पर? ये कोष्टक में लिख लो गुजरात। बड़ौदा रियासत के शासक सियाजी राव गायकवाड़ ने, के शासक सियाजी राव गायकवाड़ ने सियाजी राव गायकवाड़ ने अमरेली तालुका में, अमरेली तालुका में, अमरेली तालुका में शिक्षा को अनिवार्य किया, शिक्षा को अनिवार्य किया। अब देखो इसमें ऐसा नहीं देखना है शिक्षा किसको, प्राथमिक को, उच्च प्राथमिक को, प्रारंभिक को, क्योंकि उस टाइम ऐसे कोई कॉन्सेप्ट नहीं थे। ये तो प्राइमरी, ये अपर प्राइमरी, ये एलिमेंट्री एजुकेशन तो आए हैं अब, ये पहला इस टाइम में कोई ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं था। हो गया, शिक्षा को अनिवार्य किया। फिर लिखो 1902 के आसपास ये लिख रहे हैं कि आज की छुट्टी कर दो। मेरा तो मन कर रहा है कि शाम को 8 बजे तक कंप्लीट करवा के फिर जाएं। घर जाके कौन सा क्या कर लोगे तुम, कौन से वो एक देखो कहते हैं ना कौन सी 9 की 13 कर लोगे। 9 की 13 का मतलब कौन सा 9 है जिसको 13 बना दोगे आप, क्या करेंगे? हाँ हैप्पी दिवाली तो ठीक बात है। ये अरे मैं सही बता रहा हूँ, मैं अभी इनको बता रहा था, मैंने कहा असली दिवाली ये नहीं है। असली दिवाली होगी जिस दिन नौकरी लगेगी, उस दिन वो फटाके अंदर ही अंदर दिल में, इधर दिमाग में फटाके चलेंगे, तब लगेगा कि वास्तव में दिवाली आ गई है। अभी तो इस दिवाली पर आप गांव जाओगे ना, आप गांव जा तो रहे हो, लेकिन आपको पता है कि हमें किन किन परिस्थितियों का सामना करना है। जहां कहीं भी जिसके घर जाओगे और उसके परिणाम करोगे, उससे पहले बात ये पूछ ली जाएगी कि अभी तक नहीं लगा क्या, अभी तक पढ़ ही रहा है क्या, कब तक पढ़ेगा। और ये रही सही कसर निकाल देंगे ये पीटीआई, क्योंकि वो फोटो में सब देख रहे हैं आजकल सोशल मीडिया पर, और सबकी बधाइयाँ आ रही है, तो वो कह रहे हैं कि आप नहीं लगेगा, आप कोई दूसरा धंधा कर लो। मुझे लग रहा है कि आपको नहीं, नसीब में नहीं है ये। 2-4 ऐसी बातें और कहेंगे, डिमोटिवेट और होंगे। मतलब आप जाओगे तो सही, लेकिन सुख चैन से जा नहीं पाओगे। इसलिए अपने दीपावली पे कम ही ध्यान दो, और जाओ तो भी ध्यान रखना है। दीपावली के अवसर पर कहीं बाहर घूमने वूमने जाओ तो ज़्यादा सज धज के नहीं जाना है। उनको लगना चाहिए कि ये बेरोजगार है, तब वो थोड़ी बहुत दया दिखा सकते हैं। यदि आप सज धज के गए ना, तो फिर वो 2-4 बातें और कहेंगे, क्योंकि इतने सजे धजे वो खुद नहीं होंगे, इसलिए वो स्वाभाविक ईर्ष्या होगी, और ईर्ष्या होगी तो वो 2-4 बात ऐसी डाल देंगे आपके सामने कि आपको भले ही शाम तक नहीं, 3-4 दिन तक दिमाग खराब चलता रहेगा। अरे यार ये क्या कह दिया इसने, ऐसे ऐसे कई चैलेंज देते हैं। खैर कोई नहीं, अपने चलते रहो जहां तक है संभावना वहां तक। तो 1902 के आसपास कोल्हापुर महाराष्ट्र में के आसपास कोल्हापुर महाराष्ट्र में 1902 के आसपास कोल्हापुर महाराष्ट्र में छत्रपति साहू जी ने भी शिक्षा को अनिवार्य किया। शिक्षा को अनिवार्य किया। नेक्स्ट लिखो 1910
1910। इसमें लिख लो, गोपाल कृष्ण गोखले ने केंद्रीय विधान परिषद में गोपाल कृष्ण गोखले ने केंद्रीय विधान परिषद में अनिवार्य शिक्षा का बिल पेश किया। अनिवार्य शिक्षा का बिल पेश किया, लेकिन यह पारित नहीं हो सका। लेकिन यह पारित नहीं हो सका। लेकिन यह पारित नहीं हो सका। यहीं पर नीचे लिख लो, अतः गोखले को आरटीई का जन्मदाता कहते हैं। अतः गोखले को आरटीई का जन्मदाता कहते हैं। जन्मदाता कहते हैं। फिर लिखो 1917। इसमें लिख लो, विठलभाई पटेल ने विधान परिषद से अनिवार्य शिक्षा का बिल पारित करवाया। विठलभाई पटेल ने विधान परिषद से अनिवार्य शिक्षा का बिल पारित करवाया, जो केवल बॉम्बे प्रांत के लिए था। जो केवल बॉम्बे प्रांत के लिए था। जो केवल बॉम्बे प्रांत के लिए था। फिर लिख लो 1937। इसमें लिखो, गांधी जी ने वृद्धा सम्मेलन में मौलिक बुनियादी बेसिक तिरछा डंडा लिखना नहीं है, मौलिक बुनियादी बेसिक शिक्षा की अवधारणा प्रस्तुत की। जिसमें 7 वर्ष की शिक्षा, मातृभाषा में 7 वर्ष की शिक्षा मातृभाषा में एवं हस्तशिल्प की शिक्षा देने की सिफारिश की गई। सिफारिश ही कर सकता है। गांधी जी के पास पावर क्या था?
अंग्रेजों को केवल कह सकता है, सरकारों को केवल कह सकते हैं। एक लाइन में ये भी लिख लो, जाकिर हुसैन ने इसे नई तालीम की संज्ञा दी। नई तालीम की संज्ञा दी। संज्ञा जानते हो ना, संख्या नहीं, संज्ञा। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। ये तो सबसे पहले याद हुई थी हमें परिभाषा, और अभी तक इसका कॉन्सेप्ट हमारे समझ में नहीं आया है कि क्या होता है। अब जाके आया, जबकि आना कब चाहिए, 3 से 9 वर्ष की आयु में। इसलिए ECC लाया गया है, उनको बेसिक बुनियादी साक्षरता दी जाएगी। अच्छा, इससे आगे लिखो अगली सन 1950। 1947 में तो हम आज़ाद हो गए। 1950 में एक घटना घटित हुई और हमने संविधान लागू कर लिया। अब संविधान लागू तो कहाँ पर, संविधान में किस जगह अनिवार्य शिक्षा की बात की गई थी? संविधान के किस अनुच्छेद में शिक्षा को अनिवार्य रूप से देने की बात कही गई थी? अब संविधान तो अपने ही हाथ में था ना, किसमें? वेरी गुड, इसमें बात की गई है अनुच्छेद 45 में। और अनुच्छेद 45 किससे संबंधित है? नीति के निर्देशक तत्व है। देखिए, नीति के निर्देशक तत्व हमें ये बताते हैं कि आप हमें लागू करोगे तो आपका राज्य समाजवादी समाज और लोक कल्याणकारी बन जाएगा। ये नहीं कहता है कि लागू करना अनिवार्य है, सिर्फ ये कहता है कि यदि आप जब भी कोई देश के विकास के लिए योजना बना रहे हैं, उस योजना में यदि हमें ध्यान में रख के वे योजना बना लोगे, इसका मतलब है आपके राज्य का क्या हो जाएगा? विकास, कल्याण हो जाएगा। और राज्य का मतलब, राजनीति विज्ञान राज्य केंद्र को मानती है। राज्य का मतलब क्या होता है? केंद्र। यदि आपको देश का विकास करना है तो देश का विकास करने के लिए आप हमें ध्यान में रखोगे। ये बात अनुच्छेद 45 में दी गई। इन पर कोई अधिनियम नहीं बनाया जा सकता है, इनके लिए बाध्यता नहीं होती है कि आप कोर्ट में चले जाओ कि साहब नीति के निर्देशक तत्वों में तो ये लिखा हुआ है, आपने नहीं किया। ऐसा नहीं है, केवल प्रयास किया जा सकता है। अनुच्छेद 45 में लिखा गया कि 14 वर्ष तक के बालकों के लिए, 14 वर्ष तक के बालकों के लिए राज्य 10 वर्ष के अंदर उन्हें शिक्षा को अनिवार्य करने का प्रयास करेगा। किसका प्रयास करेगा? अनिवार्य शिक्षा का। किस में लिखा गया? अनुच्छेद 45 में। क्या लिखा गया? 14 वर्ष तक के बालकों के लिए राज्य 10 वर्ष के भीतर अनिवार्य शिक्षा लागू करने का प्रयास करेगा। सिर्फ इतनी सी बात लिख दी है। मुझे ये बताओ, अपने तो यहाँ तक नहीं आए ना, तब तक हम प्रयास नहीं करते हैं और केवल लिख के छोड़ दे साइड में, जिस पर कोई प्रावधान ही नहीं है। क्या हम ध्यान दें क्या उस बात पर? बिल्कुल नहीं ध्यान देते हैं, बिल्कुल ध्यान दिया ही नहीं। हमने ऐसा ही किया, हमने इसी प्रकार का कोई ध्यान नहीं दिया। एक बीच में एक घटना घटित हुई 1992 में, बहुत बात के समय की बात है। बीच में तो हमने शिक्षा पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिए हैं। अनिवार्य शिक्षा के संबंध में हमारे ना तो कोठारी आयोग ना मुदालिर आयोग, किसी ने अनिवार्यता की बात नहीं की, क्योंकि वो जानते थे कि वर्तमान परिप्रेक्ष्य में भारत केवल रोटी कपड़ा और मकान से जूझ रहा है, अभी इसके बाद शिक्षा की बातें नहीं है। तो 1992 में एक घटना घटित हुई यूएनओ में, और यूएनओ में एक चार्टर पारित हो गया जिसका नाम था बाल अधिकार चार्टर। क्या नाम है? चार्टर का मतलब होता है अधिनियम। क्या पारित हो गया? अधिनियम। यूएनओ में संसद चल रही है, सभी देशों के प्रतिनिधि वहां पर जाके संसद बनाते हैं और फिर वो चार्टर पारित करते हैं, अधिनियम पारित करते हैं। वो सभी देशों पर लागू होती है जो यूएनओ की सदस्यता ले रखी है। वर्तमान में 193 देश है जो सदस्यता ले रखी है। इसका मतलब पूरा विश्व ही आ गया। विश्व के लिए एक बाल अधिकार चार्टर पारित हुआ। बालकों को अधिकार कैसे देना है? हाँ, पीछे वालों को पता नहीं लगा। अब की बार गिलास ही था भाई, बोतल नहीं थी। हाँ, हो गया, हो गया, मतलब हो गया। हाँ, अब अपनी कोई कमी नहीं रही। देखो, हमारी कोई गलती नहीं है। बोतल गिरी, उस पर हमने पूरा का पूरा वो जितना कार्यक्रम करना था ना वो कर दिए है। इधर आओ।
मुझे लगता है एक अधिनियम पारित करवाना पड़ेगा ना। ये बाल अधिकार चार्टर एक्ट पारित किया गया। इसमें किसको अधिकार दिए गए? बालक किसको माना गया है? 18 वर्ष से कम आयु को बालक माना गया है। यूएनओ ने ये चार्टर पारित होने का मतलब है कि इसके सभी सदस्य राष्ट्रों को इस चार्टर को लागू करना, क्रियान्वित करना। और इसको क्रियान्वित करने का मतलब है 18 वर्ष तक बालकों को सभी अधिकार देना। और इनमें एक अधिकार आता है शिक्षा का अधिकार। इनमें एक अधिकार किसका आता है? शिक्षा का। इसका मतलब है 1992 में यूएनओ कह रहा है कि बालकों को शिक्षा का अधिकार दो। कितने वर्ष के बालकों को? 18 वर्ष तक के। अपने भी वहाँ प्रतिनिधि गए हुए थे, तब वो अपना नंबर आया ना, बोले कब दोगे, हस्ताक्षर कर दो इस पर। तो उन्होंने कहा थोड़ा रुको, एक बार आते हैं। वो बाहर निकले, बाहर आके फ़ोन किया, बोले साहब ये तो कह रहे हैं कि बाल अधिकार चार्टर। तो बोले क्या होता है इसमें? अपने वालों को बताया। बोले होता कुछ नहीं है, ये 18 वर्ष तक का कोई भी बालक है ना, उसे शिक्षा का अनिवार्य अधिकार देना है, वरना वो कोर्ट में जाएगा और आपको रोज़ कटघरे में ले जाएगा। बोले तुम एक काम करो, मैं बिजनेस क्लास की वो फ्लाइट में बुक करवा रहा हूँ और तुम जल्दी से वापस आ जाओ। वो वापस गए ही नहीं अंदर, वापस यहाँ भाग के आ गए भारत में। और आके फिर उनको बताया तो कहा मूर्खों, तुम्हें इसलिए भेजा गया वहाँ, भारत रोटी कपड़ा मकान की व्यवस्था नहीं हो रही है, अनिवार्य शिक्षा की बात कर रहे हो, बर्बाद कर दोगे भारत को। इस अधिकार पर को लागू करने वाला जो पहला देश था ना, फर्स्ट देश, वो था नॉर्वे। कौन सा देश था? आज नॉर्वे की हालत देखो आप। शिक्षा को पहली बार अधिकार को लागू किया था, आज प्रति व्यक्ति आय में कितना आगे है। सब कुछ आज विकसित, पूर्णतः विकसित देश है नॉर्वे। क्योंकि इसने शिक्षा ला दी थी। क्या ला दी थी? शिक्षा। भारत ने इस संबंध में जो लागू किया है ना, कितने नंबर का है? 135। विश्व में कितने नंबर पर आते हैं हम? 135वां देश था भारत ने जिसने इस बाल अधिकार चार्टर को लागू किया था, क्रियान्वित किया था। आपने सुना होगा भारत अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम लागू करने वाला 135वां देश है। इसलिए क्योंकि इस अधिनियम के तहत, ये हम तो फिर भी लागू नहीं करते आरटी एक्ट, ये तो मजबूरियां हो गई हमारी, ये ऊपर से दबाव आ गया है, इसलिए हमने लागू किया। कितने नंबर पर किया है? 135। तो शिक्षा के मामले में हम कहाँ हैं, आप अच्छी तरह से समझ सकते हैं। फिर इस यूएनओ चार्टर का पता नहीं किसको पता लग गया, यूएनओ चार्टर आया है, ऐसा ऐसा हुआ है, किसी को पता लग गया, बाकी तो खानो कान खबर नहीं होती है। और इस स्थिति में तो होनी स्वाभाविक भी नहीं है 1992 में तो। और फिर सरकार की जिसमें ऐसी स्थिति हो तो सरकार उसको पता ही नहीं लगने देती। किसी को पता लगा और उसने केस कर दिया। और वो केस कहाँ पर किया? केस किया आंध्र प्रदेश कोर्ट में। कहाँ पर किया? आंध्र प्रदेश कोर्ट में। उस केस का निर्णय दिया था एक जस्टिस थे जिसका नाम था उन्नी कृष्णन। क्या नाम था? उन्नी कृष्णन बनाम आंध्र प्रदेश राज्य। आंध्र प्रदेश राज्य, भाई राज्य के खिलाफ था वो, आंध्र प्रदेश राज्य के। उन्नी कृष्णन जी ने फैसला दिया, और फैसला नहीं दिया इसको, इस केस पर चलते हुए इन्होंने वहाँ के मुख्यमंत्री और मुख्य सचिव को कटघरे में बुला लिया और उनको बुला के कहा कि भाई तुमने अभी तक अनिवार्य शिक्षा के क्या प्रयास किए हैं? बोले क्या प्रयास, कैसे प्रयास, हम समझे नहीं। बोले मैं समझाता हूँ। 1950 में अनुच्छेद 45 में क्या लिखा गया था? बोले इसमें तो लिखा गया था, स्क्रीन पर दिखाया गया उनको, इसमें लिखा गया था कि 14 वर्ष तक के बालकों के लिए राज्य 10 वर्ष के अंदर अनिवार्य शिक्षा के प्रयास करेगा। 1960 में हो जानी थी 10 वर्ष, अभी कितना हो रहा है? 1993 में। आपने क्या प्रयास किए? तो मुख्यमंत्री जी ने कहा क्या मतलब प्रयास, मतलब प्रयास। मुख्य सचिव की ओर देखा, मुख्य सचिव जी ने कहा कि मैं तो क्या बता सकता हूँ, अब मैं तो अभी आया हूँ, ये क्या प्रयास किए। अरे उनको कहा मूर्खों, 10 साल में आपको कानून लागू करना था, 10 साल में प्रयास करने थे, आपने अभी तक कोई प्रयास किया ही नहीं। क्यों न ये प्रयास कीजिए। और यदि आपको यहाँ से बात समझ में नहीं आ रही है तो इस अनिवार्य शिक्षा को उठा के आप मौलिक अधिकारों में डाल दीजिए। केंद्र सरकार से ये सिफारिश कीजिए कि आप इस अनुच्छेद जो 45 में नीति के निर्देशक तत्वों में जो शिक्षा का अधिकार है ना, उसको मौलिक अधिकार दे दीजिए। फिर मौलिक अधिकार देने के बाद कहाँ जाओगे? फिर तो देना ही पड़ेगा। मुझे बताइए सबसे पहले वास्तव में आरटीई पर जो सबसे बड़ी बात कही है वो किसने कही है? उन्हीं, क्योंकि मौलिक अधिकारों पर ही अधिनियम बनाए जाते हैं। तो मौलिक अधिकारों पर डालने की बात किसने कही है? उन्नी कृष्णन जी ने। और इन्होंने किसको आधार मान के फैसला दिया है? इसमें और भी बहुत सारी लंबी चौड़ी बातें बताई गई थी। अब ये जब इन्होंने ये फैसला दिया ना,
तो यहाँ की एक मैं चर्चा बताता हूँ। यहाँ पर केंद्र सरकार को ये लगा कि यार उन्नी कृष्णन जी ने आंध्र प्रदेश राज्य सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया है, कहीं सुप्रीम कोर्ट संज्ञान नहीं ले ले इस मामले में कि आपने क्या प्रयास किए हैं। उनको लगा, तो आनन फानन में उन्होंने एक योजना चलाई जल्दीबाजी में, और उस योजना का नाम था DPEP, जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम, डिस्ट्रिक्ट प्रोजेक्ट एजुकेशन प्रोग्राम, 1994 में। और DPEP में प्रत्येक गांव में प्रत्येक ढाणी में 2-2 कमरे बना के और उनमें पैरा टीचर लगा दिए। 2-2 कमरे बनाए और क्या लगा दिए, पैरा टीचर 700 रुपए में। और पैरा टीचर किसको, जिसने किसी ने 8 भी कर रखी थी, किसी ने 10 भी कर रखी थी, किसी ने 12 भी कर रखी थी, ग्राम पंचायत को अधिकार दिए, बोले आप बना दो, इसमें लगा दो, वो पैरा टीचर लगे। अब अपने पास आंकड़ा उपलब्ध हो गया, बोले क्या प्रयास किया, तो हम ये कहेंगे देखो हमारे पास इतनी स्कूलें हैं और इतने शिक्षक हैं। लेकिन सरकार तो आपको बताने भूल जाती है, उनको लगा के बना के भूल गए। सरकार को ऐसा था कि हम परमानेंट कर देंगे या मतलब परमानेंट शिक्षक लगा देंगे, थोड़े समय के लिए पैरा टीचर लगा देते हैं, उनको भूल गई। 15 साल हो गई वो पैरा टीचर लगे हुए बेचारे अपने घूम रहे हैं आराम से। 15 साल बाद में उन्होंने आंदोलन बीच में थोड़े बहुत करते थे, लेकिन 15 साल बाद में आंदोलन किया कि उनकी तनख्वाह बढ़ाई नहीं जा रही। आंदोलन किया, आंदोलन करके कहा कि हमें स्थायी करो, परमानेंट करो। सरकार ने कहा कौन हो तुम, तो कहा कि आपको याद नहीं है 1994 में DPEP कार्यक्रम में हमें आप पैरा टीचर बनाया था। अच्छा, बोले वो एक उस समय की भूल थी, अब परेशानी पैदा कर रही है वो। तो अच्छा कहा कि हमें वो फिक्स करो, स्थायी करो। सरकार ने कहा बिल्कुल करेंगे, जब आपने 15-15 वर्ष सेवा कर ली है तो अब और तो आप किसी लायक हो नहीं भाई, और तो काम करने लायक है नहीं। वास्तव में यही नहीं होता, जब आदमी 15 साल तक एक काम कर लेता है फिर वो दूसरे कार्य के लायक नहीं रहता है। तो फिर कहा कि अब आप एक काम कीजिए, आपको हम परमानेंट करेंगे, आप अपने कागजात लाइए। जब तक ये डॉक्यूमेंट लाते, जब तक RT एक्ट आ गया 2009 वाला, उसमें धारा 23(1) में लिख दिया कि कोई भी शिक्षक तब तक शिक्षक नहीं बनेगा जब तक कि वो B.Ed नहीं कर लेता है या BSTC नहीं कर लेता है, अनिवार्य योग्यता नहीं लेता है। और इधर तो अपने 8वीं पास और 10वीं पास लगे हुए कागज लिए हुए भाग रहे सरकार के पीछे, बोले आपने कहा था ना हम परमानेंट कर देंगे, कब किया। और अब उनको कौन समझाए कि RT एक्ट आ गया है, परमानेंट कर ही नहीं सकते। यदि परमानेंट करना होगा तो धारा 23(1) में ही कहा गया कि इनके लिए 5 वर्ष की छूट है। अधिनियम लागू होने से 5 वर्ष तक यदि ये लोग अपनी शिक्षा जो प्रशैक्षणिक योग्यता है उसको पूरा कर लेते हैं तो इन्हें परमानेंट कर दिया जाएगा, वरना परमानेंट नहीं किया जाएगा। सरकार ने अपने खर्चे पर उन लोगों की जान छुड़ाने के लिए उन्हें BSTC करवाई। आपको याद हो तो पैरा टीचर्स को BSTC किसने करवाई, सरकार ने, गवर्नमेंट ने। उस टाइम भी कुछ लोग होशियार थे। आपको पता है ना, मास्टर जितना ज़्यादा लेवल का होता है ना उतना ही ज़्यादा होशियार होता है ज्ञान के मामले में, ज्ञान बांटने के मामले में। ग्रेड फर्स्ट वाला खूब ज्ञान बांटता है, लेकिन ग्रेड सेकंड वाला आ जाता है तो उसके सामने ग्रेड फर्स्ट वाले का ज्ञान हल्का पड़ जाता है। ग्रेड थर्ड वाला आ जाएगा तो उसके सामने वो ग्रेड सेकंड वाले और फर्स्ट वाला भी ज्ञान हल्का पड़ जाएगा। और यदि पैरा टीचर आ जाएगा तो मान लो बाकी वाला ज्ञान किसी काम का है ही नहीं, ज्ञान तो उसके पास ही है सारा। सरकार ने आदेश निकाला, पैरा टीचरों को कहा कि आप BSTC कर लीजिए, पैसे हम देंगे। कुछ लोगों ने कहा कि क्या सरकार है, क्या लगा रखा है ये, कभी ये करो कभी वो करो, नहीं करेंगे हम, परमानेंट करो हमें। जिन्होंने बात को समझ लिया, जिन्होंने पैरा टीचर्स ने, जिन्होंने BSTC कर ली वो तो हो गए स्थायी, और जिन्होंने नहीं किया वो आज तक पैरा टीचर्स के रूप में घूम रहे हैं। अभी तक 9,000 11,000 के चक्कर में घूम रहे थे। अब कल सरकार ने उनका ध्यान दिया है, और वो भी स्थायी नहीं है, वो भी ऐसा नहीं है कि वो मास्टर बना दिए गए, उनकी केवल तनख्वाह बढ़ाई गई है। वो लोग हैं जिन्होंने या तो उस DPP योजना के बाद में BSTC नहीं की, या फिर उस किसी योजना की दूसरी योजना में शिक्षा कर्मी वगैरह बने। उनके अलग अलग नाम दिए गए हैं, शाला सहायक, पाठशाला सहायक, विद्यालय सहायक, 3 प्रकार की पोस्टें क्रिएट हो गई है। तो कुल मिला के मेरा कहने का मतलब ये था, ये उन्नी कृष्णन बनाम आंध्र प्रदेश राज्य सरकार का फैसले के बाद ये सारी घटनाएं घटित हुई। ये 1993 में जब हम आ गए, उसके बाद सरकार ने ये सोचा कि यार अब कुछ करना पड़ेगा। तो सरकार ने 2002 में, कब की बात है, 2002 में एक संविधान में संशोधन किया। कौन सा, 86वां संविधान संशोधन। और इस संशोधन की 3 बातें आपको याद रखनी है। पहला, इन्होंने संशोधन किया अनुच्छेद 45 में। किस में किया, क्योंकि दुख कौन दे रहा था, यही तो था ना, जो कम से कम ये बातों को फैला रहा था। जड़ जो मूल थी ना, मूल यही थी। अनुच्छेद 45 का ही सबसे पहले ट्रीटमेंट किया और कहा कि इसमें क्या लिख दिया, बोले 0 से 6 वर्ष के बालकों के लिए, पहले कितना था, 0 से 14 वर्ष था,
इसमें लिखा हुआ था 0 से 14, अब इसमें संशोधन करके कह दिया 0 से 6 वर्ष के बालकों के लिए राज्य शिक्षा स्वास्थ्य, ये 2 शब्द नहीं जोड़ दिए, शिक्षा स्वास्थ्य और देखभाल की व्यवस्था करेगा। लेकिन अब की बार ये नहीं बताया 10 वर्ष में करेगा क्या, सिर्फ इतना लिख के छोड़ दिया कि व्यवस्था करेगा। ये नहीं लिखा है कि हम 10 वर्ष में प्रयास करेंगे, 5 वर्ष में करेंगे। लेकिन किस बच्चों के लिए? 0 से 6। आपको पूछा जाएगा मूल अनुच्छेद 45 में क्या लिखा हुआ था, तो 0 से 14 वर्ष लिखा हुआ था, और अब कितना लिख दिया है? वर्तमान में 0 से 6 वर्ष है। किसकी व्यवस्था करेगा? राज्य शिक्षा की, स्वास्थ्य की और देखभाल, तीनों चीजों की व्यवस्था करेगा। यह नहीं लिखा कितने वर्ष तक करेगा। आज देखो इसका भी अनुपालन कर रहा है राज्य, और अनुपालना में शिक्षा दे रहा है। इनके लिए आंगनबाड़ियां बनाई है। आंगनबाड़ी में क्या दी जा रही है? शिक्षा। और आंगनबाड़ी में ही इनके लिए सरकार की जिम्मेदारी है 0 से 6 वर्ष के लिए इनके स्वास्थ्य का ध्यान रखना। आपको बताओ तो इनके स्वास्थ्य मतलब जितनी भी वैक्सीन लगती है ना बालक को, वो सारी वैक्सीन लगाने की जिम्मेदारी आंगनबाड़ी की है, सरकार की हो गई है। और इसी का काम हो गया देखभाल करना। देखभाल का मतलब होता है पोषण। आपको बताओ तो इन बालकों को मुरमुरे भी बांटे जाते हैं, वो किसके तहत आते हैं? देखभाल के तहत। इसका मतलब है कि शिक्षा, स्वास्थ्य और देखभाल तीनों चीजों की व्यवस्था कौन कर रहा है? राज्य कर रहा है। फिर अनुच्छेद 21 में क्या है? अनुच्छेद 21 में अनिवार्य शिक्षा, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, जीवन जीने का अधिकार। अपने को जीने का अधिकार है, अपने को जीने का अधिकार है। मतलब ये हो गया कि अपनी कोई, यदि अपने को कोई मारता है, इसका मतलब अपने अधिकारों का हनन किया है, तभी तो सजा मिल रही है उसे। आप जी सकते हैं, जीने का अधिकार है। यदि आपको दीपावली पर कोई टॉर्चर करता है तो आप लिख के दे सकते हैं पुलिस को कि मैं इसके टॉर्चर होने की वजह से ठीक ढंग से जी नहीं पा रहा हूँ, हाँ कृपया इसको कहें कि या तो ताने कम करें या फिर मुझसे मिलना बंद करें। यह हो सकता है जीने का अधिकार, लेकिन मरने का नहीं है। ये देखो ज़्यादा भी ठीक नहीं है। अब तो आप बिल्कुल पूरे ही धरातल पे ही आ गए, अब सिक्का उछलने पे ही। हाँ, अच्छा वो मतलब फ्लो ही फ्लो में निकल गया। हाँ अनुबंधन हो गया, लेकिन अनुबंधन के बाद वो भी तो होता है ना, उसकी समाप्ति भी तो होती है ना अनुबंधन की। हाँ विलोपन हो जाता है उसका। यार अब विलोपन कर दो इसका ना। अनुच्छेद 21 में मरने का अधिकार नहीं। यदि कोई आदमी मरता है जानबूझ के, यदि कोई आदमी मरता है और पुलिस को पता लग जाता है तो उसे पकड़ के ले जाती है और फिर ठीक ढंग से पिटाई करती है, क्योंकि उसके पास अधिकार नहीं है वो मरने का। अनुच्छेद 21 में एक जोड़ा अनुच्छेद 21 के, और जोड़ने के बाद ये कहा था क्यों ने जितना जीना व्यक्ति के लिए अनिवार्य है उतना ही अनिवार्य शिक्षा को कर दिया जाए। जितना अनिवार्य जीना है उतना ही अनिवार्य किसको कर दिया जाए। ये वास्तव में अनुच्छेद 21 बहुत व्यापक अधिकार है। इसमें 60 से ज़्यादा अधिकारों को सम्मिलित किया जा चुका है अभी तक। 21 के में ये कहा गया कि 6 से 14 वर्ष के बालकों को राज्य कौन सी शिक्षा उपलब्ध करवाएगा? अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध करवाएगा। मतलब अनिवार्य शब्द नहीं लिखा वहाँ, लेकिन इतना लिख दिया कि 6 से 14 वर्ष के बालकों के लिए शिक्षा अब क्या रहेगा? मौलिक अधिकार रहेगा। मतलब क्या बन गया? अब मौलिक अधिकार बन गया है। ये कौन से संशोधन द्वारा हुआ? 2002 द्वारा। फिर तीसरा इसमें संशोधन किया, जब जब अधिकार तय किए जाते हैं ना तब तब कर्तव्य दिए जाते हैं। भाई कर्तव्य तय किए जाते हैं जब जब अधिकार तय होते हैं। बताओ अनुच्छेद 51 क में क्या है? 51 में, अनुच्छेद 51 में भारत की विदेश नीति क्या है? विदेश नीति। अनुच्छेद 51 क में है मूल कर्तव्य। क्या दिए गए? मूल कर्तव्य। कितने दिए गए हैं? पहले थे 10, और इस संशोधन द्वारा कौन सा दे दिया गया? इसका मतलब मैं लिख सकता हूं कि एक नया अनुच्छेद जोड़ा गया, अनुच्छेद 51 क 11 हो गया। इस अनुच्छेद में यह बात लिखी गई कि माता पिता मतलब अभिभावकों का यह कर्तव्य होगा कि वो बच्चों को नियमित या फिर अपने स्कूल भेजें। इतना सा लिख लें, क्या भेजें? माता पिता का कर्तव्य होगा कि वो उन बच्चों का नामांकन करवाएं और उन्हें स्कूल भेजें।
ये कर्तव्य होती है, ये क्या होती है, ड्यूटी होती है। यदि माता पिता बालकों को स्कूल नहीं जाने दे रहे हैं तो फिर अनुच्छेद 21 के में आता है, बालक यदि शिकायत करते कि मेरे पिताजी या मेरी माता अभिभावक मुझे स्कूल नहीं आने दे रहे हैं, इसका मतलब है कि उनको उठा के जेल में डालना, उन पर मुकदमा चलाना, क्योंकि उन्होंने उनके शिक्षा के अधिकार का क्या किया है, हनन किया है। और ये माता पिता की ड्यूटी है। ये क्या है, ड्यूटी। आपको बताओ, आपने देखा होगा ऐसा दृश्य, विहंगम दृश्य, बहुत खूबसूरत दृश्य, या तो आपके साथ घटित हुआ होगा या किसी आपके साथी के साथ घटित हुआ होगा। सुबह सुबह मम्मी एक हाथ में पकड़ रखा है बालक को और एक हाथ में ले रखी है झाड़ू या चप्पल, पीटती जा रही है और उसे स्कूल ले जाती जा रही है। मतलब वो क्या कर रही है, कर्तव्य का पालन कर रही है। कौन सा है वो, अनुच्छेद 51 के 11 है। अपने कर्तव्य, ड्यूटी निभा रही है वो, ये मान लो, गलत नहीं कर रही है वो। ये कौन से में, वहाँ 86वें संविधान संशोधन द्वारा। ये 2-3 बातें और लिखो, 1950 की सन लिखो। देखो अब धीरे धीरे पहुँच रहे हैं अधिनियम पर, 2002 तक आ गए हैं। अनुच्छेद 1950 में लिखो, देखो अनुच्छेद 45 में ये प्रावधान किया गया कि राज्य चौदह वर्ष तक के बालकों को 10 वर्ष के भीतर अनिवार्य शिक्षा, 10 वर्ष के भीतर अनिवार्य शिक्षा के प्रयास करेगा, नहीं आप कितना भी खांसो, कितना भी छींको, कोई नहीं है, कोई संभालने वाला नहीं है। ये मैडम छींक रही थी, खांस रही थी, यदि ये 2-4 बार और खांस लेती ना तो छोरे बोतल लेके आ जाते पानी की। तो मैडम क्या हो गया, क्या समस्या हो गई? हम भले खांस के मर जाए ना तो पड़ोसी आपको ये नहीं कहेगा कि ये लो पानी पी लो, क्योंकि कर्तव्य नहीं है ना वो। कर्तव्य केवल किसका है, महिलाओं का सम्मान और आदर करें, उनकी रक्षा करें, ये हमारा कर्तव्य है। ये ठीक रहा, ये टाइम पे बंद हो गई, नहीं तो मुझे रुकना पड़ता फिर। लिखो फिर मैं रुकता, फिर क्या करता। अनुच्छेद ये हो गया ना अनुच्छेद 45। फिर लिखो 1992, इसमें लिखो यूएनओ ने बाल अधिकार चार्टर पारित किया। यूएनओ ने बाल अधिकार चार्टर पारित किया। बाल अधिकार चार्टर पारित किया, जिसके तहत 18 वर्ष तक के बालकों को दिखाओ इसकी, जिसके तहत 18 वर्ष तक के बालकों को अनिवार्य शिक्षा देने का प्रावधान था। हो गया। ये भी नीचे लिख लोगे। प्रथम देश कौन सा है, नॉर्वे। और 135 पर लिख लो धीरे सी। तहलका नहीं मचना चाहिए।
सबको पता नहीं लगे कि भारत कितने नंबर पे था। हो गया। फिर लिखो 1993। इसमें लिखो उन्नीकृष्णन बनाम आंध्र प्रदेश राज्य। उन्नीकृष्णन बनाम आंध्र प्रदेश राज्य। इसमें लिख लो यह फैसला अनुच्छेद 45 को आधार मानकर दिया गया। यह फैसला अनुच्छेद 45 को आधार मानकर दिया गया। अनुच्छेद 45 को आधार मानकर दिया गया। बस ये क्या दिया गया था, कुछ नहीं, अपने तो इतना ध्यान ये। अच्छा, उन्नीकृष्णन जी को है ना हम आरटी का रियल फादर कहते हैं, वास्तविक जन्मदाता कहते हैं उन्नीकृष्णन को। लिख लो नीचे, आरटी का वास्तविक जन्मदाता। आरटी के दो फादर है, एक आभासी फादर और एक रियल फादर। आभासी तो किसको कहते हैं? गोपाल कृष्ण गोखले को। और रियल किसको कहते हैं? उन्नीकृष्णन जी को। आरटी का वास्तविक जन्मदाता। हो गया। फिर लिख लो 2002। 2002 इसमें लिख लो 86वां संविधान संशोधन। छियासीवां संविधान संशोधन में ये 3 संशोधन आपको याद रखने हैं, जिसमें नंबर 1 लिखो अनुच्छेद 45 को, अनुच्छेद 45, इसमें लिखो अनुच्छेद 45 0 से 6 वर्ष की आयु। 0 का मतलब होता है जन्म। 0 से 6 वर्ष की आयु 0 से 6 वर्ष की आयु के बालकों के लिए राज्य शिक्षा स्वास्थ्य एवं देखभाल की व्यवस्था करेगा। की व्यवस्था करेगा। अगला लिखो नंबर 2 पे अनुच्छेद 45, सॉरी अनुच्छेद 21 के, 45 तो लिख चुके हैं हम, अनुच्छेद 21 के, इसमें लिख लो 6 से 14 वर्ष के बालकों के लिए शिक्षा उनका अधिकार होगा। शिक्षा उनका अधिकार होगा। शिक्षा उनका अधिकार होगा। अगला तीसरा लिख लो अनुच्छेद 51 के 11, इसमें लिखो अभिभावकों का ये कर्तव्य होगा कि अभिभावकों का ये कर्तव्य होगा कि अभिभावकों का कर्तव्य होगा कि वो अपने बच्चों को स्कूल भेजे।
वे अपने बच्चों को स्कूल भेजें। अब यदि आप पहले जवाब नहीं दो तो मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, अब तक की बातें आपके समझ में आई क्या? हाथ खड़ा करना है ना। अच्छा, मेरा सवाल ये है, देखो फेंकना नहीं है, कई प्रयास करेंगे कि अभी फेंक दूं मैं। मेरा सवाल ये है कि आरटी एक्ट 2009, किसकी चर्चा कर रहा हूं मैं? आरटी एक्ट 2009 क्यों बनाया गया, या आरटी एक्ट 2009 की आवश्यकता क्यों पड़ी, या क्यों बनाया गया, या क्यों लागू किया गया? इसके लिए ऑप्शन ए अनुच्छेद 45 को लागू करने के लिए, अनुच्छेद 21 क को लागू करने के लिए, अनुच्छेद 51 क 11 को लागू करने के लिए, शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाने हेतु। आराम से पहले सोच समझ लो। हाँ जी, ऑप्शन ए, ऑप्शन ए, वेरी गुड। ऑप्शन ए में 10 लोग, ऑप्शन बी में 40% लोग, ऑप्शन सी कोई है क्या? एक आदमी, ऑप्शन डी, बाकी वाले शेष इधर है ना? अच्छा, दो में कंफ्यूज हो? नहीं, क्या डिलीट होगा क्या? अच्छा, ये प्रश्न है ना आया हुआ है और इसकी लैंग्वेज यही रही है, इसलिए डिलीट नहीं होगा इसमें। आपको मैं एक बात बताऊं, मुझे ये बताओ शिक्षा को मौलिक अधिकार कब बनाया गया? 2002 में बना दिया गया है। 86 में संविधान संशोधन। एक्ट के पास इतना पावर नहीं होता है किसी को उठा के इधर से उधर डाल दे, उसके लिए संविधान में संशोधन कराना पड़ता है। यदि किसी भी चीज को आप मौलिक अधिकारों में डाल रहे हो, इसका मतलब आपको क्या करवाना होगा? संविधान में संशोधन। और संविधान में संशोधन कब हो चुका है? 2002 में। और 21 क में लिख दिया गया है कि शिक्षा बालकों का क्या होगी? मौलिक अधिकार होगी। क्या होगी? मौलिक। इसका मतलब शिक्षा को मौलिक अधिकार तो कब बनाया जा चुका है? 2002 में बनाया जा चुका है। ये तो आपको केवल और केवल शुद्ध रूप से कंफ्यूज करने के लिए ऑप्शन दिया गया था, जबकि हम लिख चुके हैं, आप खुद लिख चुके होंगे 2002 में 86वें संविधान संशोधन द्वारा अनुच्छेद 21 क जोड़ते हुए शिक्षा को क्या बना दिया गया है? मौलिक अधिकार बना दिया गया। अब क्या बना रहे हो? जो मौलिक अधिकार तो बना ही दिया गया, इसका मतलब ये तो नहीं होगा। फिर एक बात और बता दूं, मैंने कहा था कि नीति के निदेशक तत्व कोई बाध्यकारी नहीं होते, उनको लागू करने के लिए अधिनियम नहीं बनाए जाते हैं। और यही सेम बात होती है उनमें मूल कर्तव्यों में। कर्तव्य होते हैं, कर्तव्यों पर किसी प्रकार का बाध्यकारी नहीं होता, उन्हें लागू करवाने के लिए अधिनियम नहीं बनाना होता है। और यदि कर्तव्यों को लागू कराने के लिए जिस देश में अधिनियम बनाने की जरूरत पड़ गई ना, उस देश का पतन निश्चित रूप से स्वाभाविक, यह निश्चित रूप से आप मान लेना। क्योंकि अपना कर्तव्य होता है कि हम वैज्ञानिक दृष्टिकोण को समझें, हम महिलाओं का आदर करें, हम देश की साफ सफाई रखें, जगह की साफ सफाई, सार्वजनिक स्थान को सार्वजनिक समझें। यदि हमें इन सभी बातों के लिए भी यदि अधिनियम बनाने पड़ रहे हैं, इसका मतलब है देश का विकास नहीं होना है। जाहिर सी बात है, कोई भी मौलिक अधिकार होता है, उस मौलिक अधिकार में तो सिर्फ इतनी सी बात लिख दी जाती है, जैसे इतनी सी बात लिख दी गई 86वें संविधान में अनुच्छेद 21 क में कि 6 से 14 वर्ष के बालकों के लिए शिक्षा अधिकार है। शिक्षा क्या है? उनका अधिकार। लेकिन इस अधिकार को उन बालकों तक कैसे पहुंचाओगे, इसके लिए आपको नियम बनाने पड़ेंगे, और वो नियम प्रमाणिक होने चाहिए। प्रमाणिकता कौन देगी? उन्हें संसद देगी। और संसद जिन नियमों को प्रमाणिकता देती है उन्हें कहते हैं अधिनियम। क्या कहते हैं? अधिनियम। इसका मतलब हम बालकों तक शिक्षा कैसे पहुंचाएंगे, इसके लिए हमने नियम बना के संसद से पारित करवाए हैं, उसे हम कहते हैं अधिनियम। और क्या कहते हैं? आरटी एक्ट 2009। इसका मतलब किसको लागू करने की चर्चा कर रहे हैं? अनुच्छेद 21 क को लागू करने की बात कर रहे हैं। तो नीचे नोट लगा के एक लाइन लिखो, नोट लगा के लिखो, अनुच्छेद 21 क के तहत, अनुच्छेद 21 क के तहत शिक्षा के मौलिक अधिकारों को, शिक्षा के मौलिक अधिकार को, इतना ही लिख लो, शिक्षा के मौलिक अधिकार को क्रियान्वित करने / लागू करने
क्रियान्वित करने ओब्लिक लागू करने हेतु आरटी एक्ट 2009 बनाया गया। क्रियान्वित करने हेतु आरटी एक्ट 2009 बनाया गया। ये तो थी आरटी एक्ट की भूमिका कि हमें आरटी एक्ट क्यों बनाना पड़ा है। क्यों बनाना पड़ा है? क्योंकि हमें अनुच्छेद 21 क में लिख दिया गया है कि यह मौलिक अधिकार होगा। इसका मतलब अब इस मौलिक अधिकार को आप लागू करोगे, क्योंकि बालक कोर्ट में जाएगा, जाकर कहेगा मुझे शिक्षा नहीं दी। सरकार के पास कोई नियम ही नहीं, कोई तरीका ही नहीं है शिक्षा देने का, किस तरीके से दे। इसके लिए उसने जो सिस्टम बनाया है, जो नियम बनाए, वो नियमों को हम अधिनियम कहते हैं। और नियमों की अपने यहाँ पर पारित करने की सबसे बड़ी और ऑथेंटिक संस्था संसद है। और देखो, जब नियम बनाए जाते हैं तो नियम बनाने से अधिनियम बनाया जाता है, तो अधिनियम बनाने से पहले उसका बिल बनाया जाता है। क्या बनाया जाता है? बिल, मतलब प्रस्ताव। इसका मतलब हम क्या बना रहे हैं? अधिनियम बना रहे हैं। तो आप लिख लोगे साथ साथ, हमने निःशुल्क एवं अनिवार्य, ध्यान रखना है निःशुल्क शब्द पहले है और अनिवार्य शब्द बाद में है। निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार विधेयक, क्या बनाया है? विधेयक, या उसे क्या कहते हैं? बिल। जब तक वो नियम या पारित नहीं हो जाते हैं तब तक या तो वो कहलाएगा विधेयक, इंग्लिश में वो इसे कहते हैं बिल, और या फिर वो कहलाएगा प्रस्ताव। क्या कहलाएगा? प्रस्ताव। इसका मतलब हमने एक पूरा प्रपोजल तैयार किया है, एक बिल तैयार किया है। जैसे आरटी एक्ट के लिए गोखले ने तैयार किया था, उसी प्रकार से शिक्षा के अधिकार हम कैसे कैसे देंगे। और उस बिल की जो हेडलाइन है, मुख्य शीर्षक है, वो क्या है? निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार विधेयक या बिल। और जिस वर्ष ये बनाया जाता है 2009, हमने एक बिल बना लिया है, मतलब एक प्रस्ताव बना दिया है कि हम इस प्रकार से बालकों को क्या देंगे? शिक्षा के अधिकार को प्रोवाइड करवाएंगे। जो अनुच्छेद 21 क में दिया जा चुका है उसको बालकों तक पहुंचाएंगे हम इन नियमों के आधार पर। इस विधेयक को बना के यदि आपको केंद्र से पारित करवाना है तो संसद में रखना होगा, राज्य से पारित करवाना है तो आपको विधानमंडल में रखना होगा। यह हमने पास किससे करवाया है? संसद से। इसका मतलब इसको हमने किस में रखा है? संसद में रखना है। कहां पर रखना है? संसद। संसद के कितने अंग होते हैं? संसद के 3 अंग होते हैं। कितने अंग होते हैं? एक कौन सा? राज्यसभा। एक कौन सा? लोकसभा। एक कौन सा? राष्ट्रपति। अच्छा, इस विधेयक को पहले कौन से सदन में रखा जाता है? वो तो विधेयक की प्रकृति पे डिपेंड करेगा। यदि धन विधेयक है तो आप लोकसभा में रखोगे, अन्यथा साधारण विधेयक है तो किसी भी सदन में। इसे रखा गया राज्यसभा में। और विधेयक आप पारित होने की प्रक्रिया जानते ही हैं भाई। जैसे एक सदन में रख दिया गया, वो सदन वाले उस पर चर्चा बहस वगैरह करेंगे, लास्ट में मतदान करके उसको पारित कर देंगे। तो इस राज्यसभा से इस बिल को पारित किया गया 20 जुलाई को। कब किया गया है? 20 जुलाई को। राज्यसभा से ये पारित कब हो गया है? 20 जुलाई को। एक सदन से पारित होने के बाद किस में जाएगा? दूसरे सदन में। लोकसभा में गया और वही प्रक्रिया अपनाने के बाद लोकसभा से ये पारित कब हो गया? 4 अगस्त को। और 4 अगस्त के बाद ये गया राष्ट्रपति जी के पास। राष्ट्रपति जी कौन थे उस टाइम? प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। अच्छा, उन्होंने हस्ताक्षर कब कर दिए? 26 अगस्त। और जिस दिन आपका राष्ट्रपति उस विधेयक पर हस्ताक्षर कर देता है वो विधेयक बन जाता है अधिनियम। क्या बन जाता है? अधिनियम। इसका मतलब 26 अगस्त को ये जब उससे संसद से वापस बाहर आ रहा है, उस समय विधेयक की जगह क्या लिखा जा रहा है? इस पर अधिनियम लिखा जा रहा है। और पूरा एक बार फिर नाम लिख दूंगा मैं आपके सामने। क्या बन जाएगा? निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम। अधिकार अधिनियम। और जिस वर्ष ये पारित हुआ है, किस वर्ष हुआ है? 2009। ये आगे लगा दी जाएगी। ये लिख लेना है। लिखा नहीं क्या? मैंने कहा साथ साथ लिख लो।
विधेयक बनाया हमने, विधेयक को दोनों सदनों में घुमाने के बाद अभिन्न अंग राष्ट्रपति के पास ले गए और राष्ट्रपति जी ने इन पर क्या कर दिए, हस्ताक्षर। अच्छा, राष्ट्रपति जी हम लिखेंगे पाटिल। कौन से पाटिल है? तो प्रतिभा। पर मैं जवाब किस किस का दूं? तो मैं पढ़ा नहीं रहा हूं और अब कैसे जवाब दूं? बताओ आपकी बातों में क्या जवाब पूछ लिया इन्होंने? अरे देने दो मुझे, चंद्रकला नाम लिखा रहा है। हाँ, थोड़ा नीचे करो देखे क्या पूछ लिया है। इतना लिख के छोड़ देते हैं बस। हाँ सर, ऐसा क्यों हो रहा है, कैसा हो रहा है मैडम? और देखो देखो ऊपर क्या हो रहा है। सर कल की क्लास, अरे मैंने सोचा क्या पता क्या हो रहा होगा। इन्होंने कहा सर कल की क्लास चल नहीं रही है। मतलब कोई मतलब नहीं रहा मैडम जी मेरा इतना डिस्टर्ब होने का। हाँ, मैंने सोचा कोई ऐसा हो रहा होगा कि सब कुछ हो तो रहा होगा लेकिन दिख कुछ नहीं रहा होगा। निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, ऐसा होता है ना? किसमें हुआ था? बताओ, आप इतने इंटेलिजेंट हो तो मुझे बताओ ऐसा किस में हुआ था कि होता तो सब कुछ है लेकिन दिखता कुछ नहीं है? एक सलमान खान की मूवी आई थी ना, वो मोटरसाइकिल लेके भागते थे। कौन सी? किक। आरटी 2009 में धारा 10 माता पिता की कर्तव्य क्या है सर? एक बार तो मेरा मन कर रहा है कि दीपावली पे ढोल बजा दूं मैं जिसने ये सवाल पूछा है उसका। फिर मैं ये सोचूंगा कि यार दीपावली पे ठीक नहीं रहेगा। अभी मैं आपको आरटी की ABCD नहीं सिखा रहा हूं, अभी आरटी पे आया नहीं हूं मैं। या आपको क्या लग रहा है मैं आरटी ऐसे ही छोड़ दूंगा? आरटी पूरा, क्योंकि उसके साथ जीवन जीना है आपको, आरटी के साथ पूरा जीवन जीना है। आरटी की एक एक बातें सिखाऊंगा और आपको ऐसे लगने लग जाएगा जैसे आरटी हमने ही पारित किया है और हम ही लागू कर रहे हैं। एक एक धाराओं पे विस्तृत चर्चा करेंगे। पूरी 38 धारा एक बाद में जुड़ी वो 39 और उसके बाद 29 धाराएं राजस्थान की, और प्रत्येक धारा का नॉलेज दिया जाएगा। हाँ, ये अभी इसमें फर्स्ट ग्रेड में पूछा गया, सीधा सीधा पूछ लिया था। ये अभी आगे की चर्चा करेंगे भाई हम। निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009, ये अधिनियम पारित हुआ है अभी। किससे पार आ रहा है ये? संसद से। भाई संसद में राष्ट्रपति के हस्ताक्षर होते हैं, अधिनियम पारित हो गया। अब एक ध्यान रखना आप, जैसे ही ये संसद से बाहर आए तो बाहर वाले गेट पर एक व्यक्ति टेबल लगा के बैठा होता है और उसे उस अधिनियम की एंट्री करवाई जाती है। वो जो एंट्री करता है ना, उसमें वो एक तरीके से करता है, वो उसमें लिखता है गणराज्य वर्ष। क्या लिखता है? गणराज्य वर्ष। और ये लिखता है कि किस गणराज्य वर्ष की कितने नंबर का अधिनियम है, अधिनियम संख्या। अब मैं आपको समझाऊं, यदि गणराज्य वर्ष की चर्चा करें तो देश का पहला गणराज्य वर्ष कौन सा था? देश का पहला गणराज्य, भारत कब गणतंत्र बन गया था? 1950 में। 1950 में बना था ना, स्वतंत्र नहीं गणतंत्र की बात कर रहा हूं। 1950 पहला गणराज्य होगा, तो 2009 कौन सा हो जाएगा? जोड़ बाकी गुणा भाग करें ना तो ये 60वां हो जाएगा। यदि 1951 पहला होता ना तो 2009 कितना हो जाता? किसको? 50 को काउंट करेंगे, पहला था अपना। इस तरह से पहला, दूसरा, तीसरा हिसाब चलते जाएंगे तो 2009 कौन सा वर्ष चल रहा है? 60वां। इस 60वें वर्ष का प्रत्येक गणराज्य वर्ष में 1 जनवरी से लेकर 31 दिसंबर तक कितने अधिनियम पारित किए गए, उनको नंबर दिए जाते हैं क्रमांक 1 से लेकर लास्ट तक। यह था इस 60वें गणराज्य का 35वां अधिनियम। देखो यहां से याद रह जाएगा, अधिनियम संख्या 35वां और भारत लागू करने वाला देश
135वां। कौन सा है? 135वां। आप यदि कभी संसद में जाओगे तो वहां जाकर कहोगे नहीं कि मुझे आरटी एक्ट दो, तो वो कहेंगे वो क्या होता है। फिर आप कहोगे मुझे निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम दो, वो कहेंगे नहीं जानते हैं। फिर आप उन्हें इंग्लिश में बताओगे, वो कंपलसरी, वो आपका जितना भी है वो फ्री वाला, फ्री एंड कंपलसरी ऑफ राइट टू एजुकेशन एक्ट, तो वो कहेंगे ये नहीं जानता हूँ। फिर आपको सीधा सीधा कहना पड़ेगा मुझे गणराज्य वर्ष 60 का अधिनियम संख्या 35वां चाहिए, वो निकाल के आपको क्या दे देंगे? आरटी एक्ट दे देंगे। बात समझ में आ रही है? मतलब गणराज्य वर्ष 60वां अधिनियम संख्या 35वें के नाम से पहचाना जाता है कौन सा? आरटी एक्ट। कोई भी अधिनियम जब पारित होता है ना, सो उस अधिनियम में बनाए जाते हैं अध्याय। क्या होते हैं? अध्याय। इसमें कितने हैं? 7। उस अधिनियम में होती है धाराएं। कितनी है इसमें धाराएं? 38। उस अधिनियम में बनाई जाती है अनुसूचियां। ये जरूरी नहीं है हो कि नहीं हो, एक है इसमें। बात समझ में आ जाएगी? अपने को 7 अध्याय, 38 धारा और एक अनुसूची का अध्ययन करना है, जो इस अधिनियम में सारी बातें लिखी हुई। लिख लो, गणराज्य वर्ष लिख लो, अधिनियम संख्या लिख लो और ये लिख लो। हो गया यहां तक? और अभी अभी ग्रेड फर्स्ट में पूछा गया अध्याय संख्या 4 का नाम क्या है, इतना ही पूछा गया था। अध्याय 7 है, उसमें से अध्याय संख्या 4 का नाम पूछा था। धाराएं तो पूछते ही पूछते हैं, अध्याय का भी नाम पूछते हैं। और आपकी पात्रता में अध्याय संख्या 4 था, आपने धाराएं तो खूब रट ली, उसका अध्याय का नाम क्या है वो देखना है। यहां तक हो गया? आगे चलो। अब सबसे पहले तो हम देखते हैं अध्याय इसके कौन कौन से हैं। 7। कितने अध्याय हैं? 7 अध्याय। बता सकते हो कि पहला अध्याय का नाम क्या है? अध्याय का नाम, वेरी गुड, पहले अध्याय का नाम है प्रारंभिक। दूसरे अध्याय का नाम क्या है? दूसरे अध्याय का नाम है अधिकार। तीसरे अध्याय का नाम क्या है? तीसरे अध्याय का नाम है कर्तव्य। चौथे अध्याय का नाम क्या है? उत्तरदायित्व है। 5वां अध्याय है पाठ्यक्रम। 6 नंबर अध्याय है संरक्षण और 7 नंबर अध्याय है प्रकीर्ण। ये तो मैंने याद करने के तरीके से शॉर्ट में लिखा है, अब मैं फुल फॉर्म बोल के बताता हूँ आपको, लिखवाऊंगा आगे जब आगे इनका विस्तृत अध्ययन करेंगे। प्रारंभिक मतलब इसमें इसका तो केवल इतना सा नाम है प्रारंभिक। इसका मतलब है जो कोई भी पहला अध्याय होता है ना उसका नाम प्रारंभिक ही होता है, शुरुआत की चीज़ें दी गई है। दूसरे का नाम है निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा बालकों का अधिकार है। पूरा क्या नाम है? निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार। पूरा नाम दे दिया, बताओ है तो अधिकार ही ना, हम याद कर सकते हैं अधिकार के रूप में। फिर तीसरे में दिया गया है समुचित सरकार, स्थानीय प्राधिकारी और अभिभावकों के कर्तव्य। किस किस के कर्तव्य हैं? समुचित सरकार, स्थानीय प्राधिकारी और अभिभावकों के कर्तव्य। लेकिन है क्या? कर्तव्य। इसको हम किस रूप में याद कर सकते हैं? कर्तव्य के रूप से। नंबर 4 में लिखा गया है विद्यालयों एवं शिक्षकों के उत्तरदायित्व है। क्या लिखा गया है? विद्यालयों मतलब स्कूलों और शिक्षकों के उत्तरदायित्व है। इसे केवल हम किस रूप में जान सकते हैं? उत्तरदायित्व के रूप में। इस नंबर 5 में लिखा गया है प्रारंभिक शिक्षा का पाठ्यक्रम एवं उसका पूरा किया जाना। प्रारंभिक शिक्षा का पाठ्यक्रम क्या होगा और उसे पूरा कैसे किया जाएगा, मतलब मूल्यांकन कैसे किया जाएगा। तो उसका एक शब्द के रूप में काम ले तो क्या हो जाएगा? पाठ्यक्रम। सिलेबस की बात कर रहे हैं। फिर नंबर 6 में लिखा गया है संरक्षण मतलब बाल
शिक्षा के बालकों को दिए गए शिक्षा के अधिकारों का संरक्षण। भाई जो संरक्षण शिक्षा को बालकों का जो अधिकार मिले उन अधिकारों का क्या करना है, संरक्षण कैसे करेगी सरकार, ये बात इसमें लिखी गई। इसके अलावा जो शेष बातें बच गई है, जो इनमें सम्मिलित नहीं हुई और जरूरी बातें हैं, उन बातों को किस में लिख दिया गया है, प्रकीर्ण, और प्रकीर्ण में लिख दिया गया है अन्य बातों। बताओ देखिए मुझे, पहले में क्या है, प्रारंभिक, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, 6 और 7वां प्रकीर्ण। लिखो एक बार, इस क्रम में लिख लो। लिख लिया? अध्याय 7 है, पहला कौन सा हो गया, अब की बार बिना देखे बताओ, रजिस्टर में भी नहीं देखना है, बताओ देखे। पहला प्रारंभिक, दूसरा अधिकार, कर्तव्य, उत्तरदायित्व, पाठ्यक्रम, संरक्षण। और देखो अभी तक जितने भी इस RTX से सवाल पूछे हैं ना, धाराओं से ज्यादा इन अध्यायों से पूछे हैं। कौन से अध्याय का नाम क्या है? पिछली बार ग्रेड फर्स्ट में सवाल सारे ऐसे आए थे कि कौन सा सुमेलित है, उसमें लिखा था पहला अध्याय प्रारंभिक से संबंधित है, दूसरा अध्याय पाठ्यक्रम से संबंधित है, तीसरा अध्याय कर्तव्य से संबंधित है, चौथा अध्याय उत्तरदायित्व से संबंधित है। ये याद करना। अब की बार सीधा सीधा सवाल पूछ लिया, अध्याय संख्या 4 किससे संबंधित है, तो किससे हो जाएगा, उत्तरदायित्व, ध्यान रह जाएगी। अब हम पढ़ेंगे इनको विस्तार से, और इनको विस्तार से पढ़ेंगे तो सबसे पहले अध्याय नंबर, अच्छा एक चीज और लिखवा दूं, साथ ही बता दूं, कितनी धाराएं हैं कुल, 38। इस प्रारंभिक में कितनी धाराएं हैं, धारा संख्या 1 से लेकर 2 तक, धारा संख्या 1 से लेकर 2 तक। अधिकार में 3 से लेकर 5 तक की धाराएं हैं। कर्तव्य में 6 से 11, उत्तरदायित्व में 12 से 28, पाठ्यक्रम में 29-30, संरक्षण में 31 से 34 और प्रकीर्ण में 35 से 38, 35 से 38। एक बार याद करो देखे, 1 से 2, 3 से 5, 6 से 11, 12 से 28, 29 से 30, 31 से 34 और 35 से 38। ये बिल्कुल सीधा सीधा आपने लिखा हुआ है स्पष्ट रूप से। अब हम एक एक धाराओं की चर्चा करेंगे, विस्तृत रूप से अध्ययन करेंगे, ज़्यादा विस्तृत नहीं लेकिन इतना विस्तृत कि सवाल कभी गलत नहीं हो अपना, इतना विस्तृत हम अध्ययन करेंगे। प्रारंभिक, अधिकार, कर्तव्य, उत्तरदायित्व, पाठ्यक्रम, संरक्षण और प्रकीर्ण। बताओ एक बार बिना देखे बता जाओ, देखें धाराएं बता जाओ। 1 से 2, 3 से 5, 6 से 11, 12 से 28, 29-30, 31 से 34 और 35 से 38। आप सभी को मेरी ओर से दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं, और फटाके जलाने के चक्कर में अपना थोबड़ा मत जला के आ जाना।